हाँ जी। तो लास्ट ईयर का रिजल्ट बोल लो, या फिर हम कहें कि सर ऑडिट की जो भी परसेप्शन बनी है माइंड में आज तक जो सुना है या आज तक जो फील किया है, अगर वो भी नहीं बोलते तो जिन्होंने जो रीअपीयरेंस वाले हैं अगर उनकी बात करें तो उनको भी कहीं ना कुछ तो ऐसा जरूर लगता है कहीं ना कहीं ऑडिट को लेके, दैट वी आर नॉट सो कॉन्फिडेंट अबाउट ऑडिट, बट वी आर इन केस ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, राइट? जैसे कि अगर हम अकाउंट्स की बात करें, हम किसी का कॉस्ट अच्छा होगा, ऐसा नहीं है किसी का ऑडिट अच्छा नहीं होता, होता है। मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग, आई एम वन ऑफ देम, जिसको ऑडिट बड़ा पसंद था, जिसको ऑडिट पढ़ने का मन करता था, तो मेरे साथ बहुत थे। लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम है। क्यों? उसका रीजन है, क्योंकि ना जब हमारे को कोई चीज समझ नहीं आती और हमारे पास उसको डिग डाउन करने का टाइम भी नहीं होता, तो वो सब्जेक्ट हमारा कभी भी फेवरेट नहीं बनने वाला। ये तो मतलब नॉर्मल है। जैसे हम अकाउंट्स में ना कभी कभी क्या होता है, मतलब अभी तो नहीं मुझे पता सीए में ऐसा होता है नहीं होता, पर अगर मैं हमारी 11th 12th के टाइम की बात करूं तब याद करना, तब ना ऐसा होता था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते थे जो टीचर नहीं भी देता था ना होमवर्क, हम वो भी करके चले जाते थे। पर वो हम सारे सब्जेक्ट्स में नहीं करते थे, किसी किसी सब्जेक्ट में होता था। जैसे मेरे को मैथ्स का शौक होता था कि मैं 4 क्वेश्चन और फालतू करके लेके जाऊंगा जब जो टीचर ने नहीं बोले। क्यों? क्योंकि मुझे उस सब्जेक्ट के अंदर दिमाग लगाने का मन करता था। मेरे को होता था मैं घुस जाऊं, बस नहीं निकलेगा वो तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट कोशिश तो करूंगा, कुछ तो पहुंचूंगा। वही सब्जेक्ट आपकी हमेशा लाइफ में क्या बनते हैं, फेवरेट बनते हैं। एवरी सब्जेक्ट कैन नॉट बी द फेवरेट वन, ये तो सच बात है। लेकिन अब पॉइंट आता है सर, देखिए सीए क्लियर करने के लिए फेवरेट हो या नहीं हो तो फर्क पड़ता ही नहीं है, एंड ऑफ द डे हमें पास तो सारे करने हैं। तो अब कुछ कैटेगरीज चलती हैं इसके अंदर। कौन कौन सी कैटेगरीज? एक वो जो ऑडिट को पढ़ते हैं कि ठीक है मैं क्या करूंगा, अकाउंट्स में और इस सब्जेक्ट में ले लूंगा 60-60 नंबर, और ऑडिट में मैं क्या करता हूँ 40 भी ले लूंगा तो मेरा ग्रुप निकल जाएगा। देर इज वन परसेप्शन, जो इस तरीके से लोग होते हैं, मुझे कोई गलत नहीं लगते, वो लोग बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह, उनका प्रैक्टिकल स्ट्रांग होगा तो उनकी इस थिंकिंग है। फिर दूसरी तरफ के लोग आते हैं, वो कहते हैं नहीं यार मेरी थ्योरी ही स्ट्रांग है सर, तो मेरे पास तो मेरे को अकाउंट्स से ज्यादा पल्ले पड़ता नहीं है, मतलब मैं बस पूरा सूरा कर लूंगा, हो सकता है 50 तक ले भी आऊं नंबर, बट कहीं ना कहीं मेरी की क्या जरूरत पड़ेगी, मेरे को ऑडिट में भी 50 तक जाना पड़ेगा, तो मैं 50 नंबर वाला हूँ सर, मैं इससे कम में नहीं मान पाऊंगा, मेरा ग्रुप ही नहीं निकलेगा या मेरा एग्रीगेट नहीं बनेगा, वट एवर द रीजन इज। फिर आते हैं तीसरी कैटेगरी के लोग, जिनको होता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट कौन सा है, सब एक जैसे हैं, सब में साट लेंगे, जो मर्जी होते हैं, जिनको डिस्टिंक्शन के साथ जो लोग निकलते हैं, वो वाली माइंडसेट वाला क्रिएशन होती है। देखो आप माइंडसेट कोई सा भी बना सकते हो, एंड ऑफ द डे आपको पता होना चाहिए आप कौन से माइंडसेट के साथ कितनी मेहनत करने वाले हो। माइंडसेट बनाने से कुछ नहीं होने वाला अगर आप उसकी मेहनत नहीं करने वाले, क्योंकि जो तीसरी कैटेगरी है ना, वो आपसे बहुत कुछ लेने वाली है। अगर हम उस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, जाना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी। द पॉइंट इज हम उतने डेडिकेटेड ना कभी थे, ना कभी हैं, शायद कभी होंगे भी नहीं, क्योंकि जब तक हमें समझ नहीं आएगी या कोई समझाने वाला मिलेगा नहीं, तब तक हमारे अंदर से वो आवाज आएगी नहीं। अब उसके लिए दो चीजें यूज होती हैं। एक, आप अपने अंदर की आवाज सुन लो, वरना आप अपने सामने वाले की सुन लो कि वो आपको बताना चाह रहा है, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जिसे टीचर्स बोलते हैं हम लोग। तो टीचर्स आपके अंदर की आवाज आपको सिर्फ सामने से लाके बता देते हैं कि तुम्हारे अंदर की आवाज बोल यही रही है, बस तुम करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आलस आ रहा है, ठीक है ना, किसी ना किसी को कोई ना कोई रीजन होगा जिसके पास लाइफ में जो उसको परेशान कर रहा होगा। तो आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, मैंने पहले भी एग्जांपल दिए, जो इनको जिन्होंने यहाँ सुना होगा वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लेना, कि आप एक बार खुद से बस ये क्वेश्चन पूछ लेना जब भी आप पढ़ने शुरू करो जो भी सब्जेक्ट, कि आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो या कमिटेड हो। बिकॉज देर इज अ वेरी स्मॉल लाइन ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द थिंग्स। अगर आप किसी भी चीज के अंदर सिर्फ इंटरेस्टेड हैं, ऐसा नहीं आपसे शुरू नहीं करेंगे, बिल्कुल करो जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो, हम कहते हैं यार तू तेरे को इंटरेस्ट है ना इसमें, जा तू करके देख, करिए। बट आप ये मत उसके बाद एज्यूम करके चलिए कि वो आप 100% वैसे ही करेंगे जैसा आपने सोचा है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ इंटरेस्टेड हैं। जब इंटरेस्ट होता है किसी चीज में तो वहां पे एक्सक्यूजेस बहुत पास रहते हैं उसके, हमारे को कोई ना कोई एक्सक्यूज मिल जाएगा, वन और द अदर रीजन विल फाइंड, जहां पे हमें लगेगा नहीं यार, मतलब आज नहीं कल, आज नहीं कल, अभी नहीं बाद में। ये हमारे साथ हमेशा इंटरेस्ट के साथ साथ ये फैक्टर चलता है। बट अगर आपका क्वेश्चन का आंसर ये है ना कि नहीं सर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इंटरेस्टेड तो छोड़ो, मैं कमिटेड हूँ, फिर एक्सक्यूजेस कभी भी साथ में नहीं चलते। फिर कुछ भी हो जाए लाइफ में, किसी की शादी आ रही हो घर पे, ठीक है, आपका मन ना कर रहा हो, मूड ना कर रहा हो, सर अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत मेरे को थोड़ी बहुत सही नहीं लग रही, ये सारे रीजंस आपके बहुत सेकेंडरी हो जाते हैं। देखो फीवर में पढ़ना कोई मुश्किल नहीं होता, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैंने भी पढ़ाई करी है, मैंने टांगे तोड़े हुए भी पढ़ाई करी है, हवा में रहती थी मेरी लाइफ, मैंने तब भी पढ़ाई करी है। ठीक है, तो मेरी दोनों टांगे टूटी हुई थी, 4-4 रॉड तब भी पढ़ाई करी है। तो अगर आप मेरे को ये रीजन दो कि सर नहीं सर फीवर होने की वजह से मेरे को नहीं पढ़ना हो रहा, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने आपकी वजह से वो बहुत बड़ा रीजन होगा, आई रियली रिस्पेक्ट दैट। बट अगर आप मेरे से पूछेंगे मैं कभी उसको कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको फीवर है आपने बेड पे बैठना है,
आपको बस ठीक ठीक नहीं फील हो रहा होगा, आई एग्री, बट एट द मोमेंट आप अपने बुक्स खोलोगे तो वो पढ़ा जाएगा, आंखें काम करेंगी, रिटेन पावर आपकी शायद थोड़ी लो होगी, बट एटलीस्ट यू कैन स्टडी, यू कैन एटलीस्ट रीड, एंड रीड इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू ऑडिट। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप उसे 3 4 बार रीड करेंगे, वो अडेप्ट हो जाएगा, ऑडिट लैंग्वेज अडेप्ट हो जाएगी। तो ये जो एक्सक्यूजेज हैं ये आप लोगों के लिए बड़े एक्सक्यूजेज होंगे, बट आप किसी और पर्सन से किसी दिन कंपेयर करने निकलोगे, देन यू विल फाइंड कि सर ये एक्सक्यूज एक्सक्यूज था ही नहीं, अभी यार मैंने बना रखा था। ठीक है, तो मैंने ये चीज सीखी है ड्यूरिंग माय जर्नी, आप लोग भी सीखोगे ड्यूरिंग योर जर्नी कि एक्सक्यूजेज बहुत छोटी सी चीज है, व्हेन इट कम्स टू अचीविंग समथिंग तो एक्सक्यूजेज कभी भी मैटर नहीं करते, कितने भी हार्ड हो, एनी सिचुएशन यू आर गोइंग ऑन, डिप्रेशन, नॉट हैविंग द गुड फैमिली प्रॉब्लम्स में कुछ ना कुछ चल रहा है, किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, देखो एवरीबडी हैज वन और द अदर प्रॉब्लम, बट ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हमें चाहिए क्या। तो मैंने बहुत लोग मेरे को बोलते हैं सर हमारे ना फाइनेंशियल क्राइसिस है, मैं बैच नहीं खरीद पाऊंगा, मेरे को ये भी बहुत रीजंस मिले हैं, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, हर किसी की फैमिली का अलग अलग तरीका होता है, बट आपको एक चीज समझनी है कि जिस दिन अगर आपने जो बैच खरीदा, लेट्स से 5,000 रुपीज की उसकी अमाउंट है फॉर एन एग्जाम्पल, तो अगर आप वो बैच खरीद के वो सब्जेक्ट क्लियर करके अगर आप सीए बनने वाले हो, तो कल आपका पैकेज ना करते करते भी, अब तो सीए ने मतलब काइंड ऑफ मैंडेटरी कर दिया, अराउंड 10 से 11 लाख का पैकेज तो लगेगा ही लगेगा, मतलब मैं कह रहा हूँ बेसिक पैकेज लगेगा 11 लाख का। तो इसका मतलब आपके पास 60 70 हजार 80 हजार रुपये महीना तो आने वाला है। तो मुझे बताओ, अगर आप ये बोलो कि सर मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस के चक्कर में मैं घर वालों के पैसे नहीं खर्चवाना चाहता था, आप उनको एक महीने में वो चीज वापस ला के दे सकते हो, और एक साल के अंदर तो सारा खर्चा वापस कर दोगे अपना, इतना तो कभी सीए पे लगता भी नहीं है। तो कहीं जगहों पे इन्वेस्टमेंट अपने आप में करनी जरूरी होती है, और उसे कोई बोलते हैं हार्ड इन्वेस्टमेंट्स, हार्ड इन्वेस्टमेंट होती है जो डिसीजन आपके कहीं ना कहीं आपके अंदर से था नहीं पर आपने लिया, उन्हीं को बोलते हैं, तो वो होता है जहाँ पे आप डायनामिक खेलते हो, इन चीजों के अंदर डायनामिक होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके कोर्सेज लेने लग जाना, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आप एक बार हाँ तो सर इवेल्युएट दाल भात खा लिया थोड़ा साथ में, वैसे टीवी जो है बढ़िया। कर, प्लीज इसको म्यूट कर दो। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखना कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस वाले एरिया के अंदर हमें कहाँ पे क्या करना है, जहां पे हमें लगता है कि नहीं यार सर ये वाली जगह पे तो मुझे लगता है मुझे रिस्क ले लेना चाहिए, वहां पे आप लीजिए, रिस्क का ही रिवॉर्ड मिलता है, वरना नहीं मिलने वाला। आपको अगर सुबह उठ के ठंड लग रही है और आप उठ के लाइब्रेरी पढ़ने नहीं जाएंगे तो उसका रिवॉर्ड भी नहीं आएगा, 7 के 9 भी बज जाएंगे, 10 भी बज जाएंगे उसी बिस्तर के अंदर बैठे बैठे, और फिर शाम भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो छोटा सा एक ब्रीफ मोटिवेशन, क्योंकि मैं इकट्ठे कर रहा था सबको, आई थिंक बहुत हो गया टाइम, चलो आ जाओ, अब मुद्दे पे चलते हैं। बाकी जिसको मोटिवेशन अलग से लेनी हो वो मुझे कॉल कर लेना, पर मेरी मोटिवेशन हमेशा पॉजिटिव वे में नहीं होती, मैं थोड़ी गंदी मोटिवेशन भी दे देता हूँ कभी कभी, तो उसके लिए तैयार रहना, बाकी तो ठीक है। सर मैंने सुना है कि ऑडिट में मॉड्यूल लैंग्वेज लिखनी होती है, दीदी मैं सारे क्वेश्चंस लूंगा, डोंट वरी, आई विल टेक अप एवरीथिंग। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चंस माइंड में, अगर आपको कुछ भी नहीं भी आ रहा होगा ना आपके माइंड में, वो क्वेश्चन भी मैं लेके चलूंगा, तो मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस दैट। ठीक है, जस्ट गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ माय टाइम, देन आई विल गिव योर टाइम। चलिए, हाँ जी, अब क्या करने वाले हैं हम, तो पहले तो ना हम थोड़ा सा ब्रीफ से चलते हैं, पहले एक बार समझते हैं कि अब हमारे साथ मई 24 में होने क्या वाला है, फिर हम चलेंगे कि हम करने क्या वाले हैं, और फिर चलेंगे उसको करने के बीच में जो जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, वो सब आपके जो सारे आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके क्या आंसर्स हैं, ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो मुझे लगता है कि एवरीबडी विल बी सेटिस्फाइड विद द सेशन। चलिए, वैसे तो अगर आपको मैं लमसम बताऊं सर एक लाइन में खत्म कर दो सर, इतनी लंबी चौड़ी शीट मत दिखाओ, तो मैं कह दूं तो बहुत ज्यादा क्या आपके लिए बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन है नहीं है। तो क्या दिक्कत क्या है, फिर हमें ये सेशन लेने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि इन्होंने चेंज तो ज्यादा नहीं किया, लेकिन जो चेंज किया ना उसकी वजह से पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अब वो समझते हैं कि वो कैसे होगा। चलिए, तो अगर आप देख रहे हैं तो मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर, हमारे जो चैप्टर्स के नए नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे 11 चैप्टर होने वाले हैं टोटल, चैप्टर के नाम आ गए हमारे पास। इसके अंदर मैंने यहाँ पे कॉलम बनाए एडिशंस एंड डिलीशंस के नाम से, कि क्या कुछ ऐड हुआ है या कुछ डिलीट हुआ है उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है व्हाट्स न्यू, कि इसके अंदर हमारा कुछ न्यू है तो वो न्यू कितना है, उसके बाद उसका क्या रिमार्क्स होगा, उसकी कैटेगरी कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ये मैंने एरियाज अपने हिसाब से, मुझे लगा था कि इतने एरियाज भी अगर हम डिस्कशन कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे किस एरिया में क्या पढ़ना है, और सेकंड नंबर पे कैटेगरी कैन हेल्प यू विद द प्रेफरेंस, कि आपको किस प्रेफरेंस में पढ़ना चाहिए। ठीक है, जिसे लोग एबीसी कैटेगरी बोल देते हैं, मतलब कि मैं बहुत ज्यादा फॉर्म बिलीवर नहीं हूं, मैं क्लियर बोलता हूँ, बट स्टिल इफ यू बिलीव इन दैट थ्योरी एबीसी कैटेगरी तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद क्या है सर, तो सर जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये मैंने लिखे हैं नंबर,
जो एक्सपेक्टेड नंबर्स होते हैं, जिस नंबर्स के अंदर मुझे लगता है कि क्या आ सकता है हमारा, जितने नंबर का एक चैप्टर में से एग्जाम आ सकते हैं, जिसे बोलते हैं वेटेज। तो देखो वेटेज कहीं भी क्लियरली डिफाइंड नहीं होती ऑडिट में, और उसको बहुत तरीके से फॉलो नहीं भी किया जा सकता। ठीक है, कभी कभी केस स्टडीज, कभी और क्योंकि एमसीक्यूज भी आ गए यहाँ के, तो उसको मिला के वेटेज करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन एक लमसम वेटेज बनाना पॉसिबल है। तो उस तरीके से आपको मैंने ये वेटेज दिखा दी है। जैसे कि हमारा नेचर, जो हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर है, नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ये 6 मार्क्स के आसपास का पेपर में टारगेट होता है चैप्टर। 6 से ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये मेरे मिनिमम मार्क्स हैं, मैंने इसको मैक्सिमम मार्क्स नहीं लगाया। ठीक है, ये 4 से 6 नंबर का एक एक एरिया रहता है, 4 से 6 नंबर में, प्लस एक आधा नंबर आप मान सकते हो। क्यों? क्योंकि जो अगर आप नीचे देखोगे, तो नीचे मैंने जो एरिया बनाया है अपना, वो नीचे मेरा क्या एरिया है, 30 मार्क्स का एमसीक्यू वाला एरिया। ये एमसीक्यू वाला एरिया मैंने इसके अंदर अभी कवर नहीं किया। तो इस वाले एरिया को आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो कि ये 30 मार्क्स भी इन्हीं के साथ में प्लस होंगे। मतलब जो अगर आप ये टोटल मैं आपको बताऊं, जो ये वाला टोटल बन रहा है, ये अराउंड 86 के आसपास बनेगा। ये टोटल मेरा 86 के आसपास बनता है। 86 क्यों सर? क्योंकि 70 मार्क्स की मेरी क्या रहती है, थ्योरी रहती है। 70 मार्क्स की मेरी क्या रहती है, थ्योरी रहती है, प्लस 30 मार्क्स का मेरा क्या रहता है, एमसीक्यू रहता है। 30 मार्क्स का मेरा क्या रहने वाला है, एमसीक्यू रहने वाला है। तो ये तो हमारी कहानी है। तो अब पेपर तो सर 100 नंबर का नहीं आता, प्लस आता है 16 to 20 मार्क्स, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो आता था अब तक कह लो। तो मोटा मोटा पेपर अराउंड 86 नंबर का थ्योरी वाला पेपर हमारे को मिलता था देखने को। ठीक है, तो मोटा मोटा हमारे को 70 नंबर का पेपर वो मिलेगा, जो पक्का पक्का 5 क्वेश्चन होंगे 14-14 नंबर के, और उसके बाद 30 नंबर के हमारे एमसीक्यूज हो जाएंगे। तो जो ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये 86 बनाया कि 86 इस तरीके से डिफाइन होता है कि 86 को इनको लेके चलते हैं, फिर 86 में से इन्होंने जो 70 करना होता है, जो यहाँ से बचा हुआ 16 नंबर का पेपर होता है, उसको एमसीक्यूज की फॉर्म में कन्वर्ट करके इधर की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इसके साथ में एमसीक्यूज की तो बहुत बंडल होता है इनके पास। तो वहां से ये क्वेश्चन आपके पूछते हैं। एमसीक्यूज डिफिकल्ट होते हैं, मैं डिफिकल्ट तो नहीं मानता एमसीक्यूज को, बट मैं मानता हूँ वो बहुत ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, ताकि आपके पास आंसर्स बहुत बहुत क्लोज आंसर्स होते हैं। तो इट्स समहाउ डिफिकल्ट टू मैनेज दोज आंसर्स विद अ सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम। तो वहां पे एमसीक्यूज डिफिकल्ट नहीं होते, उतने टाइम में उन एमसीक्यूज को डिलीवर करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो पहले तो ये समझ के चलेंगे, माइंड को क्लैरिटी देनी है कि डिफिकल्ट क्या पार्ट है। डिफिकल्ट है 40-45 मिनट के अंदर वो 30 नंबर के एमसीक्यूज को समझना, पढ़ना और आंसर करना, वो डिफिकल्ट पार्ट होता है। एमसीक्यूज कभी डिफिकल्ट नहीं आते जिसने अच्छी तरह से तैयारी करी है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया एक ब्रीफिंग कि हमारे किस तरीके से हमारा पेपर सेटअप होता है। अब सर अगली कहानी, अगली कहानी क्या है? अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कहानी है, जिसको नोट करना हो वो भी नोट कर लेना। कि सर अब आप हमें ये बता दीजिए कि हम करें क्या। देखिए, अगर आपको दो चैप्टर्स में ऐसे दिखाऊं जो नंबर वाइज तो बहुत बड़े हैं, जिनको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर हमारा है नंबर 5, हमारा जो हमारे फर्स्ट वाले मॉड्यूल में रहता है। हमारा फर्स्ट वाला मॉड्यूल कहाँ तक है? हमारा फर्स्ट वाला मॉड्यूल 5th चैप्टर तक है कि 4th तक है? तो हमारा फर्स्ट वाला मॉड्यूल यहाँ तक है, फिर सेकंड वाला मॉड्यूल है। तो सर जो हमारा फर्स्ट एक मॉड्यूल में हमारा फर्स्ट है, 10 to 14 मार्क्स के आसपास का मेरा ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। क्या इसमें कोई एडिशन डिलीशन है सर? नहीं, कोई भी एडिशन डिलीशन नहीं है, पहले जैसा है। व्हाट्स न्यू? कुछ भी न्यू भी नहीं है। कौन सी कैटेगरी में जाता है ये? जाना तो सर ये ए कैटेगरी में चाहिए। किस वाइज? मार्क्स वाइज। मार्क्स वाइज इसकी कैटेगरी हमेशा ए रहेगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पेपर में देखने को मिलने वाला एक चैप्टर होने वाला है आपके पास, काफी हद तक। ठीक है, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा सर, दूसरा है हमारा स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। अब ये वाला चैप्टर, इसके अंदर ना करते करते भी अराउंड 14 से 15 एंटिटीज के बारे में आपके पास एंटिटी है, जिनके अंदर आपको समझना है वो एंटिटी क्या होती है। और सेकेंडली, अगर आपके पास उसका ऑडिट आता है, तो वो ऑडिट का प्रोसीजर क्या रहेगा एज एन ऑडिटर। क्योंकि ऑडिट, हर ऑडिट के हर एंटिटी के ऊपर कंपनी एक्ट नहीं लगता। तो जिस कंपनी के ऊपर कंपनी एक्ट लगता है, वो तो हमारे वाला प्रोसीजर रहेगा। लेकिन जिस कंपनी पे कंपनी एक्ट नहीं लगता, उस वाली कंपनीज के ऊपर कि मुझे अपने स्टैंडर्ड्स का रोल प्ले क्या रहेगा, मुझे क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है, वो ये चैप्टर में हमें सीखना पड़ेगा। जैसे कि गवर्नमेंट ऑडिट के केस में हमारा सिनेरियो कैसे बदलेगा, उसके बाद एलएलपीज के केस में हम कैसे ऑडिट करेंगे, अगर कोई सोसाइटी आ गई तो क्या करेंगे सर, अगर कोई क्लब आ गया सर। सर हम क्लब जाते तो बहुत है, लेकिन अगर उसको ऑडिट करना हो तो हमें कितने एरियाज का ध्यान रखना पड़ेगा। सिनेमा हॉल्स, ये सारे जो एरियाज है, हमारी एंटिटीज हैं, इनके ऑडिट के प्रोग्राम बोल लो या ऑडिट का प्रोसीजर बोल लो, वो क्या रहेगा, वो यहाँ पे इस चैप्टर में हमारे लिए पढ़ना है। तो इस चैप्टर में क्या सर, एडिशन डिलीशन है कुछ, बस एक टॉपिक ट्रस्ट प्लस सोसाइटीज वाला जो टॉपिक है हमारा, वो ऐड हुआ है।
जो मेन ऐड हुआ है मल्टी मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ट्रस्ट वाला। अदर देन दैट इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा चेंज नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से हटा के, यस सर, थोड़ा सा चेंज है, पर नो सर कोई बड़ा चेंज नहीं है। इसके अंदर बस क्या वर्ड्स न्यू है, T+S इसके अंदर न्यू है, ट्रस्ट एंड सोसाइटीज वाला एक टॉपिक है वो थोड़ा सा ऐड हुआ है। और इसकी कैटेगरी भी हमारी ए रहती है, बट किस वाइज, मेरा मेरा ध्यान रखना, मैं कैटेगरीज को भी बाइफरकेट करूंगा दो पार्ट्स में। अभी मैं सिर्फ कैटेगराइज कर रहा हूँ नंबर वाइज। ठीक है, तो नंबर वाइज जो मेरी कैटेगरी है, वो मेरी कैटेगरी मुझे क्या बोल रही है कि ये भी मेरी ए कैटेगरी में आता है। तो नंबर वाइज मेरी कैटेगरी में ये भी चैप्टर ए नंबर पे चला जाएगा। तो सर अगर हम ये दोनों ही चैप्टर कर लें, सोचो, तो ना करते करते भी ना आप अराउंड 20 मार्क्स का पेपर तो बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, 20 to 25 इजीली। इजी बोल रहा हूँ, बहुत इजी। अगर आप ये दोनों चैप्टर्स भी परफॉर्म कर लेते हैं, देखो मैं हर किसी बंदे को हिसाब से बताऊंगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि जिसने 40 लेने वो कैसे पढ़े। मेरी थ्योरी बहुत क्लियर है, आप लोगों के हिसाब से मैं आपको सारे व्यू दे दूंगा। यू टेक योर व्यू। आप कौन सी कैटेगरी, मैंने पहले 3 कैटेगरीज एक्सप्लेन कर दी थी, अब आप कौन सी कैटेगरी में खेलना चाहते हो वो कैटेगरी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मुझसे डिस्कशन करनी होगी तो कर लेना पर्सनली, बट मैं आपको यहाँ पे सबके लिए कॉमन बताऊंगा, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से उसको ऐड ऑन कर लो। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला सर, यहाँ पे मेरे राउंड ना करते करते भी क्या हो गया, मेरे 20 नंबर तो मेरे दो चैप्टर से मिला के ही बन जाते हैं। अब मैं चाहूँ तो इस चीज को इस तरीके से भी लेके चल सकता हूँ कि बस ये दो पढ़ता हूँ और उसके बाद 3 4 चैप्टर और कर लूंगा और मेरे 40 नंबर सबके हो जाते हैं। तो जो 40 के लिए खेलना चाहते हैं, वेरी सफिशिएंट एंड वेरी गुड ऑप्शन। बट क्योंकि ये ए कैटेगरी सिर्फ नंबर वाइज है, ठीक है, ये ए कैटेगरी चैप्टर के अंदर जो जितना मटेरियल है और जितना उसको पढ़ने में मेहनत लगेगी, उस वाइज कैटेगरी में ये ए सब्जेक्ट पे नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा वो वाली कैटेगरी भी कौन सी होती है जिसमें मैं बिलीव करता हूँ। चलिए सर, ये दो चैप्टर तो यहाँ हो जाते हैं। अब पहले बात करते हैं जिनमें कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा चेंज आया ही नहीं है, वैसे का वैसे ही है। बैंक्स था, पहले भी था, अब भी है, कोई लंबा अच्छा। चौड़ा चेंज है इसके अंदर? नहीं है। ठीक है, ना रिमार्क्स कैटेगरीज, इसके अंदर कुछ नहीं है, कैटेगरी में इसकी बाद में दूंगा बैंक्स के बारे में। तो ये 6 नंबर के आसपास का टॉपिक, एक क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि कोई भी चैप्टर एक ऐसा होता है हमेशा जो टारगेट होता है, मैं यहाँ पे टारगेट चैप्टर नहीं सोच सकता। टारगेट चैप्टर विल बी डिफरेंट इन एवरी अदर अटेम्प्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए बैंक ऑडिट ऑफ बैंक ही टारगेट होने वाला है, अब अगर हम मान के चले तो ये 6 नंबर 10 नंबर तक भी जा सकते हैं, या 8 नंबर तक भी जा सकते हैं। दो क्वेश्चन मिल जाएंगे 4 4 नंबर के, या फिर एक क्वेश्चन मिलेगा 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का मिलेगा एमसीक्यू। इस तरीके से ये चैप्टर 6 के आसपास के नंबर का बनता है। ठीक है, चलिए उसके बाद सर, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, इसमें क्या है, कुछ बदला है? हाँ, इसमें बदला है थोड़ा बहुत। देखो इस बार जो सिलेबस में हुई है ना, वो चेंजेस कम और रीअरेंजमेंट ज्यादा हुई है। अगर मैं बात करूं सिलेबस चेंजेस की, तो सिलेबस चेंज नहीं है, सिलेबस रीअरेंज बहुत अच्छे तरीके से करा इन्होंने। दे हैव क्लब्ड एवरी रिलेटेड टॉपिक विद इटसेल्फ। उन्होंने हर रिलेटेड टॉपिक को एक साथ उठाया और उसकी एक कैटेगरी बनाई, उस कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने हमारे को सिलेबस दिया है। तो पहले इन्होंने क्या करा, चैप्टर्स के नाम दिए, उनके बेसिस पे चैप्टर्स को क्या करा, अंदर के मटेरियल को क्लब करा, और क्लब करके कौन सी कैटेगरी में वो फिट बैठता है वहां पे उसको डाल दिया। इसको करते करते तो चैप्टर नंबर कम हो गए, लेकिन चैप्टर्स के अंदर का कंटेंट बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं इस वाले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 4 ऑडिट एविडेंस। ये ऑडिट एविडेंस अगर सोचा जाए तो ये ना करते करते भी 140+ पेजेस का चैप्टर है। तो 140+ पेज का चैप्टर, इसका मतलब उसमें कंटेंट कितना होगा, एवरीथिंग इज अ थ्योरी, राइट। तो इसके अंदर ना करते करते पूरी ऐसे 500 की सीरीज है बैठी है जो, ठीक है, और एक चैप्टर का नाम आ गया बस ऑडिट एविडेंस। तो अब इसमें से 6 नंबर लगाने ना जस्टिफाइड नहीं है। अगर मैं पहले बात करूं तो ये 6 नंबर के आसपास का ही टारगेट होता था, तब इसके अंदर ज्यादा ऑडिट एविडेंस के पार्ट्स होते नहीं थे। बट अब इन्होंने ऑडिट एविडेंस में सब डाल दिए, सब मतलब सब। ठीक है, अब सर अगर बात करें सर 140 मार्क्स के लिए 6 नंबर का पढ़ना जरूरी है, तो मैं तो अगर इस वाली कैटेगरी में जाए तो ये तो फिर सी कैटेगरी बन जाती है मार्क्स वाइज। सर 140 नंबर, 140 पेज पढ़ने हैं, इतना सारे स्टैंडर्ड याद करने हैं, और आप बोल रहे हो 6 से 8 नंबर का पेपर में आएगा, कोई लॉजिक नहीं बनता सर। देखो बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ सोचने का। आप लोग ऐसे पर्सपेक्टिव शायद ना सोचो, पर इस तरीके से सोचोगे तो बहुत अच्छी क्या कर पाओगे, स्मार्ट स्टडी कर पाओगे। तो अब आता है सर, लेकिन जैसे आपने बताया कि ऑडिट ऑफ बैंक्स की बैंक्स टारगेट हो रहा था, अगर मान लीजिए ऑडिट एविडेंस से टारगेट हो गया, तो फिर पता है क्या होगा। पहला कंपलसरी क्वेश्चन में 6 नंबर का दिखेगा, SA 501। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी दिखेगा 6 नंबर का, वो मिलेगा SA 520। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा सी पार्ट में 4 नंबर का, SA 510। तो फिर ऐसा कुछ होने वाला है पेपर के अंदर। तो 140 मार्क, 140 पेजेस को छोड़ तो सकते हैं, लेकिन वो तभी छोड़ना अगर इस वाले रिस्क को लेने के लिए रेडी बैठे हो। तो सोचो, ना तो आप क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरीके से कर पाओगे, ना क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरीके से कर पाओगे, ना ही क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरीके से कर पाओगे। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीट करने का।
क्योंकि ये अगर टारगेट इतना इस चैप्टर में जाना है, मैं ट्रस्ट में इस चैप्टर में इतने टॉपिक्स हैं कि ये 4 या 5 क्वेश्चन में लगाया जा सकता है बहुत आराम से। तो अगर ये इस तरीके से टारगेट हो गया कि 6 6 4 16 नंबर का 6 की जगह, तो फंस जाएंगे। फिर आपके लिए सिर्फ आप ही वो होगे जिन्होंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा था अच्छे से, उन सारों के लिए वो क्या हो जाएगा सर, ये सर हमारे लिए तो डिफिकल्ट पेपर आया था ऑडिट का, हम तो नहीं लगता पास होने वाले हैं। तो इसलिए जो ये सी कैटेगरी है ना, ये सी कैटेगरी नंबर वाइज तो बिल्कुल जायज है, बट ना वैसे ये कैटेगरी मेरे हिसाब से ए कैटेगरी में आती है। क्योंकि हमारे को ऑडिट पढ़ना चाहिए कि ऑडिट हमारे को करवाना क्यों चाहता है, वो हमारे को ऑडिट पढ़वाना क्यों चाहता है, ताकि हमें पता चले ऑडिट एविडेंस इज समथिंग जिसके बेसिस पे हमारी रिपोर्ट बनती है। तो अगर हमारी रिपोर्ट जिस बेसिस पे बनती है वो बेसिस ही अगर आपको छोड़ने के लिए वो बोल दे, आप छोड़ने की सोच लो, तो सोचो आप कैसे ऑडिट रिपोर्ट बना पाओगे कल। तो इसलिए ऑडिट जो टॉपिक्स है ना उसकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पे कैटेगराइज करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे टॉपिक बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक है, इनको पढ़ने का अलग ही मजा आता है और इनको समझने में भी बहुत ज्यादा फन है। ठीक है, तो 500 की सीरीज इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स, इजीएस्ट। ठीक है, तो इसलिए 500 की सीरीज को पढ़ेंगे और इसको हम हमारी कैटेगरी में किसमें रखेंगे, ए कैटेगरी में, और हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे कि ये हमारे को 12 से 14 नंबर की पेपर में मिलने ही वाली है। इसको इस बेसिस पे सोच के जाएंगे और ये चैप्टर हमेशा पढ़ के ही जाएंगे, इसको छोड़ना नहीं है। ये मेरा पर्सनल आप लोगों के लिए ओपिनियन रहेगा। आप लोग छोड़ना चाहते हो पहले वाली थ्योरी के बेस पे तो बेझिझक छोड़ के जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं मानता हूँ इसे 12 से 14 नंबर का पेपर में आना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे लिए ए कैटेगरी बनता है जो उसको मैंने मार्क कर दिया। चलिए, तो ये मेरा ऑडिट एविडेंस मैंने क्लियर। इस ऑडिट एविडेंस में सर क्या क्या है, तो मैं अगर इसको थोड़ा सा भी एक्सप्लेन कर दूं साथ साथ जल्दी जल्दी, तो सर हमारा चैप्टर नंबर 4, सर हमारा चैप्टर नंबर 4 है ऑडिट एविडेंस। अब ऑडिट एविडेंस में ऐसे 500 की सीरीज बोल सकते हैं इसको, एक्सेप्ट ऐसे नंबर 560 570 580। उसके अलावा यहाँ पे 500 है, 501 है, 505 है, 510 है, 520 आ गया, 530 आ गया। ये स्टैंडर्ड तो आपको मिलने ही वाले हैं। इसके साथ में 550 भी है रिलेटेड पार्टीज, प्लस इसके अंदर इन्होंने एक और स्टैंडर्ड दे दिया एस ए 610 इंटरनल ऑडिटर। क्योंकि इंटरनल ऑडिटर के को भी हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारे को ऑडिट एविडेंसेस मिल जाए, तो इसीलिए इन्होंने ऑडिट एविडेंसेस के लिए अंदर ही ऐसे 610 भी डाल दिया। तो ये इतने सारे स्टैंडर्ड इन्होंने डाले हैं, तो मुझे नहीं लगता ये 6 नंबर के लिए अगर मैं मान के चलूँ तो जस्टिफाइड बनता है। अगर इसमें से वो 2 स्टैंडर्ड भी पिक करें, 4 4 नंबर के भी डालने चाहिए, तो 8 नंबर तो मिनिमम इस टॉपिक में से टारगेट होंगे ही होंगे। इससे कम टारगेट इसका नहीं बनता। तो मैं अगर चूज करना चाहूंगा, आई विल गो विद 501, आई विल गो विद 510, और आई विल गो विद 530। तो मेरे ये 3 टॉपिक्स में से रहेंगे। या फिर अगर मुझे जर्नल टॉपिक से करना है तो 500 में बहुत सारे जर्नल टॉपिक्स हैं, बहुत बहुत सारे। तो वो भी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं 4 नंबर में इसीलिए पूछा जा सकता है। तो मैं इसको +4 बोल के 12 मार्क्स का पेपर में टारगेट करने के मूड में रहूंगा। अगर मैं पेपर सेटर हूं तो मेरी ये अप्रोच रहनी चाहिए, तो मैं वही बता सकता हूँ जो मैं सोच सकता हूँ। ठीक है, तो दिस शुड बी द अप्रोच फॉर एन एग्जाम की जो चैप्टर नंबर 4 में से बनती है। इसका फॉर श्योर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा। दैट विल बी अ डेफिनेट आंसर, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये होगा ही होगा फर्स्ट में कंपल्सरी के अंदर। यहाँ से कोई नहीं बता सकता, चाहे वो 4 का हो या 6 का हो। पता नहीं, वैसे ऐसा आता है 6 6 4 सॉरी, इस तरीके से रहता है। ऐसे को स्टैंडर्ड ऑडिट बोलते हैं सर, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, हाँ जी। अगर आप यही पूछ रहे हो तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, यस, ऐसे मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो स्टैंडर्ड जो है हमारे, वो 5 जो सीरीज है उसकी 500 की सीरीज, वो 500 की सीरीज हमारे इस पूरे टॉपिक में कवर होती है। चलिए, तो सर अब आगे हमारा, अब चलते हैं ऊपर से चैप्टर नंबर 1, नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। इसमें कुछ एडिशन डिलीशन है, वैसे एडिशन डिलीशन कुछ भी नहीं है, कुछ नया है कुछ नया नहीं है। रिमार्क्स में क्या है, इसको ना रीअरेंज करा है आपने। न्यू में मैं ये बोल देता हूँ, मतलब फिर भी अगर आप लिटरली डीप जाना चाहते हो, प्लस कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं छोटे छोटे से, कुछ बहुत छोटे छोटे से 2 3 4 टॉपिक आए इन्होंने जो ऐड करे हैं, बहुत बेसिक वाले लेवल के ऑडिट वाले। अदर देन दैट इसके अंदर कोई मेजर चेंज बिल्कुल भी नहीं है, और इसको सिर्फ रीअरेंज करा है और काइंड ऑफ टॉपिक्स को, और उसके बेसिस पे इसको अच्छी ये क्या दिया है, एक प्रेजेंटेशन, बढ़िया प्रेजेंटेशन दिखाई है इसकी। बाकी कोई चेंज नहीं है। क्या ये कितने नंबर का आएगा, ये 4 से 6 नंबर का रहेगा। एक आधा नंबर का एमसीक्यू 2 नंबर का, और 4 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। बस मैक्सिमम कितना जा सकता है सर, 8 मार्क्स जा सकता है। 6 नंबर का फुल फ्लेज क्वेश्चन, 2 नंबर का एमसीक्यू। मैक्स टू मैक्स इसकी रेंज 8 नंबर तक की है, इससे ज्यादा इसकी मार्क्स नहीं है। और ये मेरे लिए कैटेगरी नंबर, मतलब जस्ट बिकॉज ये टॉपिक
बिल्कुल बेसिक ऑफ द ऑडिट है और वो हमेशा टेस्ट होता है पेपर के अंदर, इसलिए मैं इसको बी कैटेगरी दे रहा हूँ। अगर मैं पढ़ने के हिसाब से बताऊं तो ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड चैप्टर है, इसको लास्ट में भी पढ़ा जा सकता है बिल्कुल सी टॉपिक में, तो भी ये चलेगा। मतलब इस कम अगर कम रिवीजन हुई इस टॉपिक की तो भी इसका आंसर लिखना आसान है। तो मेरी तरफ से कैटेगरी आपकी रहनी चाहिए कि किसमें ज्यादा प्रिपरेशन चाहिए, किसमें कम प्रिपरेशन चाहिए, ना कि कौन सा टॉपिक में से ज्यादा आएगा कौन से टॉपिक में से कम आएगा। दिस इज शुड नॉट बी योर कैटेगरी, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता आईसीए का क्या क्या चल रहा है उस टाइम पे मूड। तो बेटर है मेहनत जिसमें ज्यादा लगेगी उसको ए कैटेगरी बनाइए, पहले करिए। मेहनत जिसमें कम लगेगी उसको सी कैटेगरी बनाइए, बिल्कुल एंड में करिए। एक आधी रिवीजन छूट भी गई कोई बात नहीं सर, सिंपल टॉपिक था, मैं अपने आप आंसर बनाने का दम रखता हूँ। जिसको इतना ऑडिट पे भरोसा होगा उसके लिए ये सी कैटेगरी रहेगी, वरना आप इसे बी कैटेगरी में लिख सकते हैं, मॉडरेट में। फिर आता है सेकंड चैप्टर नंबर ऑडिट प्लानिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी। कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, कैटेगरी नंबर ए। ये कैटेगरी नंबर ए है। हर तरीके से 8 से 10 नंबर का पेपर में फॉर श्योर चैप्टर आएगा, क्योंकि इसके अंदर तीन बड़े एरियाज कवर होते हैं। प्लानिंग, जिसके अंदर SA 300 की सीरीज पूरी कवर हो जाती है हमारी, तो 300 मतलब 300 वाला सिर्फ स्टैंडर्ड SA 300 प्लानिंग वाला। और फिर आती है स्ट्रेटेजी, फिर उसके बाद आता है ऑडिट का प्रोग्राम। तो ये पूरा आपको बताता है जब हम आर्टिकल्स बनते हैं, तो हम जब आर्टिकल होते हैं ना तब तब हमारे को प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं। हमारे पास एक चेकलिस्ट आती है कि बच्चा जाके ये चेक करके आना, ये देख के आना, ये देख लिया, ये बताना, ऑडिट फाइल बनाना सीखो, ये सब सीखो, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो एरियाज होते हैं मेरे, वो सब मुझे सिखाने का काम कौन सा चैप्टर करता है, चैप्टर नंबर 2 करता है। तो ये वाला एरिया मेरे लिए कवर होएगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये टाइम देखना ही पड़ेगा लाइफ में, तभी आप नेक्स्ट वाला टाइम देखने वाले हो जब आप सीए बन जाओगे। ठीक है सर, ये वाला 3 हो गया सर। तो ये वाली कैटेगरी हमारी ए आ गई। 8 नंबर का तो पक्का पक्का आएगा, मतलब 8 से कम नहीं आता। एमसीक्यू मिला के 10 नंबर का हो सकता है ये चैप्टर इजीली टारगेट। देखो यार सिंपल है, 11 चैप्टर्स हैं, इंटू 10 कर लो, 110 नंबर बनते हैं। वैसे भी अगर आपने बिल्कुल सिंपल करना है, इसको मैं एवरेज कर रहा हूँ, एवरेज आउट कर दूं, तो 11 चैप्टर 10 नंबर, तो किसी में से 9 नंबर का लगा लो मोटा मोटा, तो 99 नंबर का पेपर बन जाता है हमारा। ठीक है, तो अब उसको इस तरीके से ब्रेक कर लो, तो एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट है पहले नंबर पे। ये तो बिल्कुल सिंपल थ्योरी है। अदरवाइज अगर किसी को कैटेगरी वाइज पढ़ना है कि पढ़ूं कहाँ से, तो वो इस कैटेगरी को यूज करके पढ़ सकता है। फिर आता है मेरा फेवरेट, और हो सकता है मेरे जो साथ बच्चे पढ़ रहे हैं उनका फेवरेट, हमारा चैप्टर नंबर बहुत प्यारा सा 3, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स। दिस चैप्टर हैज एडेड फ्यू अच्छे अच्छे टॉपिक्स। तो इसके अंदर एडिशंस हैं, इसके अंदर एडिशंस हुई भी हैं। मैं बोलूं तो इन्होंने 4 मार्क्स के लिए एक चैप्टर ही ऐड कर लिया अपने अंदर, जिसको मैं बोलता हूँ प्लस में ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट करके पहले एक अलग चैप्टर होता था, वो इन्होंने रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स, क्योंकि वहां पे भी इंटरनल कंट्रोल्स की बात होती थी, तो उसको मर्ज कर दिया और उसे एक सिंगल चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया, विच बिकम्स रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स। मेरे हिसाब से 8 मार्क्स को जस्टिफाई करना इस चैप्टर के लिए पॉसिबल नहीं है, दैट शुड बी 12 मार्क्स चैप्टर मिनिमम। ठीक है, लेकिन ये मतलब ऐसा होता है कि ये हर अटेम्प्ट में ज्यादा नहीं आता, आपको टारगेट करता है। अगर पेपर में कम नंबर का आएगा तो डिफिकल्ट आएगा, इसकी मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ। अगर कम नंबर का पेपर में चैप्टर टारगेट हुआ, लेट्स से 6 मार्क्स, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का सेट हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि आपसे वो सॉल्व होने के चांसेस इसके थोड़े से कम होंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया और अच्छा खासा पेपर में आया, तो अच्छे टॉपिक्स पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आते हुए क्वेश्चन मिलेंगे, पर वो 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 4 4 4 4 4, या फिर कुछ अलग इसकी रेशो करके भी है, एमसीक्यूज में मिला के पूछ सकते हैं। पर इसका एमसीक्यू होगा, बिल्कुल होगा। एमसीक्यू फॉर श्योर होंगे 2 नंबर के, मिनिमम 2 नंबर के एमसीक्यू मिलेंगे इसमें से, पक्का पक्का। उसके अलावा आपको 4 4 नंबर के या 6 4 नंबर के 2 क्वेश्चन। तो मेरी जो व्यू रहेगा, मैं इसको देना चाहूंगा 6 + 4 के 2 क्वेश्चन +2 मार्क्स का एमसीक्यू। दैट शुड बी माई अप्रोच। जो मेरी अप्रोच मेरी रहनी चाहिए, मैं उसको इस तरीके से फॉलो करना चाहूंगा कि मैं 6 + 4 का एक टारगेट करूंगा, 2 क्वेश्चन इसको, और इसको भी मैं कंपल्सरी क्वेश्चन के अंदर टारगेट करना चाहूंगा चैप्टर को, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो इसलिए ये मेरे लिए, देखो मेरे हिसाब से तो इससे अच्छा कोई चैप्टर होता नहीं है, क्योंकि आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर सिखाने का काम जो चैप्टर करता है, 315 + 330, तो 315 + 330 ये चैप्टर से निकल के आती है। तो ये वाला चैप्टर भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मैं आपको अब, क्योंकि आप मेरे सेशन में हो, तो एक एडवांटेज जरूर देता हूँ, जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो यहाँ पे SA 450 का स्टैंडर्ड हमेशा इसके साथ कवर करिएगा। क्योंकि अब आपको एक चीज और समझनी है, इतने सारे स्टैंडर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि हर स्टैंडर्ड अलग से आएगा पेपर में। जो मैं आपको बता रहा था कि पेपर का ड्राफ्टिंग क्यों डिफिकल्ट होने वाली है, वो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा एरिया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, अगर आपने ये नहीं समझा तो पेपर में बैठ के कंफ्यूज रहोगे कि पेपर सर बना कैसे था, हमें तो समझ ही नहीं आया। मैं समझा देता हूँ पेपर कैसे बनने वाला है। ये देखो, बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं। कैसे सर? ऐसे 200 की सीरीज से शुरू हो जाते हैं और ऐसे 700 की सीरीज तक जाने वाले हैं। ये स्टैंडर्ड्स की सीरीज हमारी लगने वाली है पेपर के अंदर, बिल्कुल, ये तो ठीक है।
अब कहानी आती है सर, इन्होंने क्लब करके, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 4 की बात करी ना, करते करते भी 8-9 स्टैंडर्ड तो वहां नजर आ गए। चैप्टर नंबर 7 की बात करता हूँ अगर, तो मेरे को 6 स्टैंडर्ड उसमें है मेरे। कौन कौन से? 260, 265, 450, तीन तो ये, और साथ में 560, 570, 580। तो 6 स्टैंडर्ड तो मेरे इस वाले में आ जाते हैं। अब आप ये बताओ मुझे, चैप्टर नंबर 7 में से 6 नंबर का क्वेश्चन आना है। अब 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए वो क्या चूज करें? एक ही स्टैंडर्ड चूज कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मर्ज कर देंगे एक आधा स्टैंडर्ड साथ में, बहुत मुश्किल है वो भी, मतलब उसके लिए केस स्टडी बनानी पड़ेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल है मर्ज करना, कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी मर्ज कर दें और 2-3 स्टैंडर्ड भी मिक्स कर दें, इतना इतना इजी नहीं है स्टैंडर्ड्स के साथ खेलना। तो इसका मतलब ये तो कहीं ना कहीं सिचुएशन है। तो क्या होता है, तब हमेशा ना रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स की इंटरलिंकिंग ढूंढी जाती है। रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स की हमेशा एक इंटरलिंकिंग ढूंढी जाती है। वो क्या होती है सर? वो ये होती है कि एसए 315 के साथ में हमेशा चलता है एसए 330, और इन दोनों का जो रिजल्ट आता है वो इक्वल करता है हमारे एसए 450 को। तो अगर आपने मेरे नोट्स भी देखे होंगे, उसका मतलब भी यही है, एसए 315 प्लस 330 इक्वल टू एसए 450। तो वो क्या करेंगे कि वो इनमें से पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा के, हो सकता है आपसे जानना चाहे कि यहाँ पे आप क्या सोचोगे, आपने बता दिया कि हम ये सोचेंगे और ऐसे करेंगे। फिर उन्होंने बोला उसका आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आपने 330 के हिसाब से रिस्पॉन्स का आंसर कर दिया कि कितना रिस्क है कितना रिस्क नहीं है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, वो सारे आंसर वो देने के बाद वो कहेंगे ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारे पे क्या निकल के आया, आईएम और यूएम, आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स और अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स, कहेंगे उसकी इवेल्युएशन आप कैसे करोगे। एंड व्हेन इट कम्स टू रिपोर्टिंग, ऐसे 450 ओल्ड सिलेबस में भी था क्या सर? ऐसे फिर 450 ओल्ड सिलेबस में नहीं था, न्यू न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, आई थिंक न्यू सिलेबस में, पहले नहीं था। आपको नहीं आता था, फाइनल में होता था पहले 450, तो ये बोला नहीं होता था, तभी इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं थी, पर ये स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 450 क्या बोलता है, इवेल्युएशन ऑफ स्टेटमेंट। जो भी आप स्टेटमेंट ढूंढ के लाते हो ऑडिट करने के बाद, उसकी जो स्टेटमेंट्स की इवेल्युएशन करनी की, वो कितनी मटेरियल है, उसको इवेल्युएट करने का तरीका, ताकि उसके बेसिस पे आप क्या कर पाओ, रिपोर्टिंग कर पाओ। तो अगर मैं आऊंगा ना, तो मैं ये नहीं करूंगा कि मैं सोचूं कि नहीं यार मेरे को तो एक चैप्टर में से सिर्फ 6 नंबर का देना है, चैप्टर में से इसमें से ना बस 560 पे 6 नंबर का देता हूँ। मैं कहूंगा नहीं, मैं कहूंगा इसको तो तू फिट कर चैप्टर नंबर 3 के साथ, 260 को तू फिट कर एसए नंबर 701 के साथ, 265 को तू फिट कर फिर से किसके साथ, इंटरनल कंट्रोल्स के साथ, चैप्टर नंबर 3। मैं इन स्टैंडर्ड्स की क्लबिंग ढूंढूंगा, ताकि मैं एक तो टेस्ट भी कर लूं ज्यादा स्टैंडर्ड पेपर के अंदर, और वो एक ही क्वेश्चन के अंदर मेरा एक से ज्यादा स्टैंडर्ड भी यूज हो जाए। जब ऐसा होगा ना, तो पेपर बनेगा एक्चुअल में एग्जाम। वो वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग यूज होगी, आपका ये यूज नहीं होगा कि आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा है या कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ा। तो वहां पे आपको 260 के हिसाब से पहले क्या करने पड़ेंगे, वो इवेंट्स ढूंढ के लाने पड़ेंगे जो अपने आप में मैटर्स, जो की ऑडिट मैटर्स बनते हैं, फिर उनको 701 के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो आपको लिंकिंग समझनी पड़ेगी कि 260 का यूज 701 के साथ होगा, 265 का यूज कहाँ पे होगा, इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर के साथ होगा, जब मुझे उनकी डेफिशिएंसीज बतानी पड़ेंगी, किसको, टीसीडब्ल्यूजी को। और फिर 450 मेरा इवेल्युएशन ऑफ स्टेटमेंट कहाँ से लाएगा, यहाँ से लाएगा। तो अगर आप ऑडिट को सही तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे, तो प्री ऑडिट का एग्जाम बिल्कुल, मैं लिख के देता हूँ, डिफिकल्ट नहीं होने वाला। आई कैन राइट इट कि वो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होने वाला। क्यों? सबसे अच्छी बात पता है क्या है, अब उनके पास इतना स्टैंडर्ड है ना, तो पेपर में बहुत भर भर के स्टैंडर्ड आने वाला है। और तो चैप्टर ही नहीं है, ये देखो, अगर आप बात करो तो सब में स्टैंडर्ड है, किसमें स्टैंडर्ड नहीं लग रहा? इस वाले नेचर ऑब्जेक्टिव में ये तो चलो ऑडिट का हो गया, प्लानिंग स्ट्रेटेजी में यहाँ पे 300 लग जाएगा, इस वाले चैप्टर में पूरा 315, 330, 450 लग जाएगा, इसमें पूरी 500 की सीरीज लग रही है। डॉक्यूमेंटेशन में ऐसे 230 लगने वाला है, कंप्लीशन एंड रिव्यू में 6 स्टैंडर्ड मैंने आपको नीचे बताया अभी, ऑडिट रिपोर्ट में पूरी 700 की सीरीज लगने वाली है, ऑडिट ऑफ बैंक्स अलग आएगा, एंगेजमेंट में टर्म्स में ऐसे 210 और 220 लगने वाला है। मुझे बताओ, सारे के सारे आपके पास स्टैंडर्ड है, 70% से ऊपर का सिलेबस आपके पास सिर्फ और स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग के बेसिस पे है। वो आपको एसेज के लिए प्रॉपर तरीके से रेडी करने के मूड में है कि आप स्टैंडर्ड्स पढ़ना सीख जाइए। और इन्होंने आपको एक और चीज बता देता हूँ, इन्होंने जो टॉपिक स्टैंडर्ड्स के इंट्रोड्यूस करे हैं ना, वो कहीं और से नहीं लाए, प्रोनाउंसमेंट्स की बुक से निकाल के डाला है पूरा का पूरा स्टैंडर्ड। अगर ये प्रोनाउंसमेंट्स तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब इनका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्लियर है, दैट यू शुड थिंक लाइक एन ऑडिटर। वो मेंबर्स बुक होती है जो हम पढ़ते हैं ना, एक मोटी सी मिलती है, सर वो तो पढ़ी हमारे पास, पता नहीं है सर पढ़ी कहाँ होगी, पर हमने रखी तो थी कहीं, ये सोच के कि ये तो कभी नहीं खोलनी पड़ेगी। तो सम चैप्टर्स, सम टॉपिक्स ऑफ स्टैंडर्ड्स हैव बीन इंक्लूडेड इन योर
सिलेबस डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोनाउंसमेंट्स बुक, डायरेक्टली। क्योंकि अगर मैं अपने पहले वाली फाइनल की बात करूँ ना, मेरे फाइनल में भी प्रोनाउंसमेंट्स की बुक से नहीं होते थे स्टैंडर्ड्स, उसमें भी मतलब कुछ कंटेंट मिसिंग होता था, कई कई पैराग्राफ बड़े बड़े नहीं होते थे, बस मेन बता देते थे वो क्या बोल रहे हैं, क्रक्स। लेकिन अब उन्होंने ऐसा नहीं करा, फुल पैराग्राफ हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन योर स्टैंडर्ड्स, फुल। इसका मतलब उनका ऑब्जेक्टिव समझो, उनकी इंटेंशन बहुत क्लियर है, वो आपसे क्या चाहते हैं और आपको उनकी इंटेंशन का ही जवाब देना है। तो हम ऑडिट को सर कैसे पढ़ेंगे, वो हमें ये समझना है, जो मैं समझा रहा हूँ इसको मत भूल जाना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप समझ लीजिए अनुज, जो मैंने तुमने क्वेश्चन पूछा है, मैं उसके बाद उस पर आता हूँ बाद में, कि कैसे इंटरलिंक मतलब स्टैंडर्ड से इंटरलिंकिंग कैसे पता चल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या है कि अब हमें समझना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूँ ना, अब अगर मैं 570 की बात करूँ, सॉरी चैप्टर नंबर 7 की बात करता हूँ, तो मेरे को अब सिर्फ 3 स्टैंडर्ड बचे, 560, 570, 580। अब बचते हैं 3 स्टैंडर्ड, क्योंकि मैंने 260 ले गया मैं 701 के साथ ऑडिट रिपोर्ट में, 450 ले गया मैं चैप्टर नंबर 3 में, 265 भी ऑडिट एविडेंस के टाइम पे 5 में 4 में भी जा सकता है और 3 में भी जा सकते हैं, दोनों में इंटरनल कंट्रोल्स यूज होते हैं, किसी के साथ भी इंटर रिलेट कर सकते हैं। बचते हैं 3 स्टैंडर्ड, मैं यहाँ से इसको भी निकाल दूंगा और ले जाऊंगा मुर्ग पैराग्राफ के साथ एस 700 में, इसको मैं इसके साथ भी पूछ सकता हूँ। तो मेरे पास बचते हैं सिर्फ ये 2 स्टैंडर्ड। अब मेरा काम हो गया आसान, एक 6 नंबर का क्वेश्चन मुझे सिर्फ इसमें से बनाना है। और अगर मैं आपको एक प्यारी सी बात बताऊं ना, इन दोनों को जोड़ना बहुत आसान है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स के ऊपर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर को लेनी पड़ती हैं, तो अगर वो यहाँ से बोलने का सब्सिक्वेंट इवेंट आया, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को भी ऐड करना बहुत आसान है। तो इसका मतलब एक प्यारा सा क्वेश्चन आपका, जो मुझे लगता है इस बार आपको एग्जाम में दिखेगा, वो होगा एस ए 560 प्लस एस ए 580 के ऊपर, फॉर श्योर, मार्क कर लो। सारा कुछ नहीं बताऊंगा ऐसे, ठीक है ना, वो तो मेरे प्यारे से बच्चों के लिए होगा, पर वो हम रिवीजन में करने वाले थे, उनको तुमने आज ही बता दिया मैं उनको क्या क्या बताने वाला हूँ कल, पर चलो, फॉर एवरीबडीज बेनिफिट, तो दिस इज समथिंग हाउ यू शुड थिंक, कि ऐसे पेपर बनना चाहिए। 560 प्लस 580 अब हो गया, एक चैप्टर में से इन दो के ऊपर एक बढ़िया क्वेश्चन तैयार करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है, किसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 6 to 8 मार्क्स का ये टारगेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमें अब यही करना है कि हमें और ऊपर ये समझना पड़ेगा कि किन किन एरियाज में इंटरलिंकिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और वो इंटरलिंकिंग स्टैंडर्ड्स उसी टॉपिक के साथ अगर पढ़े जाएंगे, तो उसके ऊपर आपको आंसर करना भी आसान है और उसको समझना भी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्लियर अप्रोच दे दिया, मुझे लगता है आई थिंक मैं जस्टिफाई कर गया होऊंगा, लेकिन मैं भी पूछूंगा भी आपसे क्वेश्चन उससे रिलेटेड, बट मैं एक बार क्लियर कर लूँ ये जो मैंने बना रखा है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके साथ मैंने आपको बता दिया 450 शुड बी हेयर, प्लस ऐसे 265 कैन ऑल्सो बी हेयर, बट इट्स फाइन, अगर आप यहाँ इंक्लूड नहीं भी करना चाहते, वो छोटा स्टैंडर्ड है, मैं उसको यहाँ पे स्टैंडर्ड को इंक्लूड करना चाहूंगा यहाँ पे 265 को, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड, और वहां पे मेरे को लगता है जो इंटरनल कंट्रोल्स वाले पॉइंट आते हैं उससे रिलेटेड 265 ज्यादा लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब आप एविडेंसेस कलेक्ट करते हो तब आप ज्यादा कम्युनिकेशन करते हो किसको, टीसीडब्ल्यू जी के को या मैनेजमेंट। चलिए, वो आप जब पढ़ोगे 265 आपको समझ आ जाएगा, वेरी इजी स्टैंडर्ड है, इसलिए मैं ज्यादा टेंशन नहीं ले रहा हूँ, जब भी कोई भी पढ़ेगा बच्चा खुद से तो भी समझ जाएगा। फिर आता है ऑडिट एविडेंस, हमने कवर कर लिया सर, इसका तो हमें बता दिया आपने कि 10 12 से 14 नंबर का पेपर में ये इसका है, मतलब इसमें कंटेंट है, आएगा नहीं आएगा नहीं, इसमें कंटेंट है, एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, जितना इन्होंने इसको आपस में जोड़ा है ना, इसका मतलब इसमें से काफी हद तक पेपर का बेस सेट होना बनता है। फिर आता है सर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो यार, ये टॉपिक ना नंबर वाइज हमेशा से ज्यादा आता है, और मुझे लगता है ये अब तक इसलिए ज्यादा आता था क्योंकि और टॉपिक्स के अंदर मर्जर और वो सब जो अच्छे एरियाज थे वो शायद थोड़े मिसिंग थे, जो अब इन्होंने ऐड कर दिए हैं। तब ये टॉपिक को इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा मिलती थी, 16 16 नंबर, 20 20 नंबर का भी आ जाता था ये एग्जाम्स में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है इसको बता दिया जाएगा कि तू कितना ही इंपॉर्टेंट है, मतलब देखो, ऑडिट ऑफ हम करते हैं आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही ऑडिट है, एंड ऑफ द डे दिस इज समथिंग व्हाट वी शुड डू, है जिसके लिए हम ऑडिट करने जाते हैं, ये तो है ही है। बट माय पॉइंट इज कि ये मतलब फिर भी अब एक लिमिट अमाउंट तक आएगा, जैसे कि 2 क्वेश्चन आएंगे या 3 क्वेश्चन भी आएंगे तो 6 6 4, तो मैक्सिमम आपका 16 नंबर का टारगेट हो सकता है, इससे ऊपर नहीं होगा। इसको एमसीक्यूज में पूछना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, तो हो सकता है आपके बोल दिया जाए कि एक ऑडिट प्रोसीजर है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, ये 4 नीचे ऑडिट प्रोसीजर आपको दे दिए, कौन सा वाला ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर करना चाहेगा, विच इज द बेस्ट वन, या फिर आप हिरारकी समझा दीजिए किस किस तरीके से ऑडिटर पहले इसका ऑडिट प्रोसीजर करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम का। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को एमसीक्यूज में डालना बहुत इजी रहता है। बट हाँ, ये क्या इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, बट इसका कंटेंट ना यार, इसका कंटेंट इज टू वॉल्यूमिनस, तो ये मेरे लिए थोड़ा खतरे की घंटी रहता है कि एक तो इसका कंटेंट बहुत वॉल्यूमिनस है, देन पहले आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए शेड्यूल 3 की, कि आपको अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स के बारे में अच्छी पकड़ हो, फिर उसके ऊपर आप उसका ऑडिट करना चाहोगे जिसकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अब मान लीजिए मैं कोई आइटम उठाऊं, इक्विटी इंटरेस्ट बोलूं आपको,
अब उस इक्विटी इंटरेस्ट के बारे में आपको पता ही नहीं सर होता क्या है इक्विटी इंटरेस्ट, और आप मुझे बोल रहे हो उसको ऑडिट करके दे दो। अब मैं बोलूँ आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आप बोलो सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से वाले हुए, मतलब सर एक तो ये तो क्लैरिटी नहीं है, अगर क्लैरिटी नहीं है तो उसको ऑडिट कैसे करोगे? ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, नहीं पता। तो अब आप सोचो इसके अंदर इतने सारे एरियाज हैं, अगर आपको उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम के बारे में अच्छे लेवल की क्लैरिटी नहीं है अकाउंट वाइज, ठीक है ना, कि उसके अंदर क्या प्लसेस हैं क्या माइनस हैं, उसका ऑडिट करना भी उतना ही क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऑडिट प्रोसीजर वहां पे मेरा क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, इसका क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, बट वो क्वेश्चन पेपर में आने के बावजूद भी आपका करने के बावजूद भी आपको ये नहीं कंफर्म होगा कि क्या मैं इसका आंसर लिख लूंगा 6 नंबर में या नहीं लिख लूंगा, क्योंकि वो पॉइंट्स, पर्टिकुलर पॉइंट्स जो आपने बात करी थी पहले ऑडिटिंग लैंग्वेज की, वो लैंग्वेज मुझे याद आएगी या नहीं आएगी, बिकॉज देर आर सो मेनी आइटम्स ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज जिसको मुझे याद रखना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। अगर आपने बहुत अच्छी अप्रोच बना रखी है, आपने एक अच्छा माइंडसेट बना रखा है, उसको पढ़ने का तरीका है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये चैप्टर करते हैं हम भी करेंगे, लेकिन द पॉइंट इज कि इसको याद करना थोड़ा सा रिटेंशन वाइज इजी नहीं रहता। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये कैटेगरी मेरी तरफ से जाती है लास्ट में सी कैटेगरी में, इसलिए हमने अब तक ये चैप्टर करा भी नहीं है और हम इसको बिल्कुल नीचे करने वाले हैं एंड ऑफ द ऑडिट हमारा। ठीक है, तो ये हम रीड कर सकते हैं बट रिटेन नहीं कर सकते, पर अगर कोई रिटेन कर सकते हैं जिसका रट्टा बहुत अच्छा है उसके लिए चैप्टर बहुत बढ़िया है। तो जो पहली वाले अप्रोच से चलना चाहते थे ये वाले फैक्टर का ख्याल रखना, इसको रिटेन करना इज अ डिफिकल्ट। ठीक है, तो मैंने आपको एक अपने तरीके से व्यू पॉइंट दे दिया है, बाकी आप हाँ आएगा 16 नंबर या 14 नंबर का आएगा, इसमें कोई ना नहीं है, मिलेगा पेपर में बहुत अच्छे से। फिर एक 11 से चैप्टर इन्होंने बहुत अच्छे से क्या करा, अलग से बनाया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, पहले ये मर्ज होता था किसके साथ, इसके साथ, ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पहले ये साथ में आते थे प्रीवियस ईयर तक। अब इनको इनको समझ आई है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की वैल्यू कितनी ज्यादा है। देखो इनका पर्सपेक्टिव समझो, आईसीए के हिसाब से सोचो, उनको चाहिए इंटर स्टूडेंट को क्या क्या करना पड़ता है, उसको प्लानिंग पता होनी चाहिए, उसको स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए, उसको एक चेकलिस्ट पता होनी चाहिए, फिर जो वो ऑडिट करके लाए उसे पता होना चाहिए उसको डॉक्यूमेंट कैसे करना है। वो उस तरीके से सोच रहे हैं, अभी उन्होंने आपको फाइनल की तरह नहीं सोचा, वो सोच रहे हैं कि इंटर वाला स्टूडेंट क्या करेगा। इंटर वाले स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि उसे डॉक्यूमेंटेशन आनी चाहिए बनानी, कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लगता है, कौन कौन से ऑडिट एविडेंस लगाते हैं, ऑडिट फाइल क्या होती है, ठीक है ना, वो सारे के सारे समरी क्या होती है हमारी, एसजीएस क्या होता है हमारा, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसको एक अलग से स्टैंडर्ड दिया। और इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, 4 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स एमसीक्यू वन, और 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन इनटू योर एग्जाम, किसी भी क्वेश्चन का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे को आता है और ये मेरे लिए, इसलिए मैं इसको एक कैटेगरी मार्क करूंगा, क्यों, क्योंकि ये पेपर में 6 नंबर देने वाला है और वो भी बहुत ईजी वाले, इसलिए मैं इसको एक कैटेगरी बोलता हूँ कि इसको तो ए मार्क कर ही लो, ये तो पक्का पक्का 6 नंबर देके जाएगा आपको, इसके अंदर कुछ भी टेक्निकल नहीं है। ठीक है, बट हाँ अब कहानी आती है कि जो ये 230 है ना, इसको अलग से 6 नंबर पे पूछने की जरूरत नहीं है। सर फिर आप पहुंच गए सर, सर एक तो ना आपकी बातें ना सर कंफ्यूजिंग है, ये देखो रिकॉर्डिंग में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप मेरी बातों को कल दोबारा समझ पाओ। समझ लो, जो मैं चीजें अब तुम्हें समझा रहा हूँ ये कोई नहीं समझाएगा। सर ऐसे 230 जो आप बोल तो रहे हो 6 नंबर का आएगा, पर क्या ये 6 नंबर का केला मिल सकता है? देखो अब ये तो तुम्हें आईसीआई को हाथ जोड़ने पड़ेंगे, ये आईसीआई उस चैप्टर में से अकेला क्वेश्चन दे दियो तो दे दे तो बहुत ही अच्छा है, वरना आईसीआई अगर आईसीआई बन गया और अपने ऊपर आया तो वो चैप्टर नंबर 11 एथिक्स, SA 220, कौन सा होता है SA 220? एनीबडी बता दो यार, कोई तो बता दो। चलो रहने, तुम क्या याद रखोगे, क्वालिटी, एंगेजमेंट, एंगेजमेंट, थ्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट, SA 210, क्वालिटी कंट्रोल। तो SA 220 हमारा कौन से एंगेजमेंट पार्टनर जो क्वालिटी के ऊपर काम करता है, कि हमारा जो ऑडिट होना चाहिए एज पर SQC 1, SQC 1 क्वालिटी वाइज होना चाहिए, प्लस SA 220 में हम क्या लेके आते हैं, SQC 1 से जो भी निकल के आता है, जो भी क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हमारे को SQC 1 बताता है कि कितने क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या होता है, वो SQC 1 बताता है। उन स्टैंडर्ड को हम अपने स्टैंडर्ड में कैसे मिला के ऑडिट करें, वो SA 220 बताता है। तो 220 का काम है क्वालिटी से ऑडिट करने को मजबूर करना हमें, और उसके अंदर जो आप क्वालिटी से ऑडिट करते हो उसकी साथ साथ में आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी करनी पड़ती है, और इसीलिए हमारा 230 यहाँ पे रिलेट हो जाता है। तो ऐसे 230 कैन बी आस्क्ड विद चैप्टर नंबर 11, तो चैप्टर नंबर 11 को 10 मार्क्स का करना बहुत आसान है। 210, 220, SQC 1 और कुछ टर्म्स एथिक्स वाले जो आगे के थोड़े बहुत कंसेप्ट हैं, इंडिपेंडेंस हो गया, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म हो गया, फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स हो गए, वो छोटा मोटा एरिया में से भी एक क्वेश्चन आपका टारगेट हो सकता है, दैट इज इजी वन। लेकिन ऐसे 220, 230 और 210 इनको मिला के एक प्यारा सा क्वेश्चन बनाना या इनमें से दो क्वेश्चन क्रिएट करने आसान है। तो इसलिए 230 मैं चाहूंगा, अगर मैं आऊंगा तो मैं इसको कहाँ रिलेट करना चाहूंगा, मैं इसको 220 के साथ रिलेट करना चाहूंगा यहाँ पे। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस SA 230
तो मेरा ये चैप्टर यहाँ से खत्म हो जाता है, इसकी मैं वेटेज 4 नंबर से बढ़ा दूंगा, तो मेरे को 2 नंबर का एडिशनल बून मिल गया। आईसीआई के हिसाब से सोचो, आईसीआई क्या करना चाहेगा, आईसीआई कहेगा यार ये 6 6 12 हो रहे हैं ना, इसको टेस्ट भी हो जाए और कम नंबर में भी हो जाए ताकि मैं ज्यादा पूछ पाऊं। तो वो क्या करेगा, इन 6 में यहाँ से 4 नंबर का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर देगा, इसे बोलेगा इसे 10 का पूछ लो, और ये 2 नंबर आप ऐड करके ना इधर ले जाओ ऑडिट एविडेंस वाले में, 6 + 2। वो तो इसको नंबर बढ़ाना चाहता है, वो तो कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के ले आएगा। जैसे उन्हें चैप्टर नंबर 7 से क्या करा, यहाँ से उसने 3 स्टैंडर्ड को बचा लिया, 3 स्टैंडर्ड इंटू 2 मार्क्स, 6 मार्क्स, फिर यहाँ पे 6 मार्क्स जोड़ दिए। ये देखो मैं ले आऊंगा अपने 14 नंबर पे, देखो पेपर तुम्हारा आ गया, 6 + 6 + 2। तो ये होने वाला है पेपर के अंदर। तो मेरे को जिन जिन स्टैंडर्ड्स की मैं क्लबिंग कर पाऊंगा वो आईसीआई को क्या हेल्प करते हैं, पूछना भी हो गया और ज्यादा हमारे को नंबर भी नहीं देने पड़े। तो दैट हेल्प्स द ऑडिटर कि वो क्या करेगा, सॉरी आईसीआई की वो क्या करने वाला है, उनको एक अच्छे लेवल पे समझा देगा कि इनको क्लबिंग करने की वजह से हमारा काम आसान हो जाता है। तो वहां पे हमारा काम हो जाएगा आसान, और हम सारे टॉपिक्स के ऊपर क्या कुछ वो क्या कर पाएंगे, वो टेस्ट कर, वो तो देखो आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि उस टॉपिक की आपको नॉलेज है या नहीं है। उनका काम है कि आपको ऐसा क्वेश्चन देना कि आपको बस उन्हें ये पता चल जाए, ये फील करा दो आप उनको कि हाँ यार इस बच्चे को पता है इसके बारे में। वो पास करने को मना नहीं कर रहे, बस उनको ये फीलिंग चाहिए आपसे। ठीक है ना, आपकी इंटेंशन बहुत क्लियर चाहिए उनसे, अगर वो इंटेंशन आपने दे दी तो वो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये टारगेट कहाँ होना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए। इसलिए इसको इस तरीके से पढ़ना ताकि ये इनके साथ मिल जाए, तो आपके पास एडिशनली हेल्प रहे। आपको लिंकेज करना आनी चाहिए, 220 में जाओगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पॉइंट मिलेगा, वहां पे लिख लेना कि ऐसे 230 के साथ इसको रिलेट करना है मेरे को। ये मैंने बता दिया कंप्लीशन एंड रिव्यू अच्छे से, 580 + 560। अब आती है एक बहुत प्यारी, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट ऑडिट रिपोर्ट, SA 700 की सीरीज। देखिए SA 700 की सीरीज तो पक्का पक्का 8 से 10 नंबर की पेपर में आती ही आती है। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले ना SA 700 की सीरीज आप तो कम पूछते थे, क्यों, क्योंकि वो फाइनल में ज्यादा पूछी जाती थी। पहले फाइनल में, क्योंकि हमने ऑडिट रिपोर्ट तो वैसे फाइनल वाले को बनानी होती है, तो पहले फाइनल के अंदर टारगेट ज्यादा होती थी। पर अब ना फाइनल में अगर आप सिलेबस फाइनल का देखोगे, एक बार जाके कोई बच्चा देखने एक बार जाना जिसको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो, वहां पे उन्होंने क्या लिख दिया कि ये सारे के सारे कंसेप्ट हमने हम इसको आईसीआई में टेस्ट करेंगे। अगर कोई कंसेप्ट हमें टेस्ट करना भी होगा स्टैंडर्ड से रिलेटेड, तो हम सिर्फ केस स्टडी बेस्ड ही करेंगे। ये उन्होंने क्लियर लिखा है, आईसीआई ने फाइनल के लिए क्लियर लिख के दिया है कि भाई हम सिर्फ केस स्टडी अप्रोच ही टेस्ट करेंगे, आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन टेस्ट नहीं करेंगे, ताकि बच्चों को क्लियर रहे फाइनल वालों को कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो आने ही नहीं वाला है। तो अगर उन्होंने वहां से किसी SA 700 की सीरीज के डायरेक्ट क्वेश्चन हटाए ना, तो इसका मतलब वो घूम फिर के कहाँ आ गए, सीए इंटर में। तो इसका मतलब 700 तो आएगा ही आएगा। तो अब हो सकता है कि 700 टेक्निकल अभी भी ना आए, मैं ये नहीं बोलूंगा टेक्निकल आएगा, बट 700 टारगेट जरूर होगा पेपर में। तो 700 के साथ बस याद रखना कि 700 में 701 के साथ 260 का स्टैंडर्ड साथ साथ चलता है। और उसके बाद आपके पास जो गोइंग कंसर्न पहरा होता है आपका, उसे भी 700 ही बोलूंगा मैं, उसके साथ में आपका ऐसे 570 चलता है। तो ये दो कॉम्बिनेशंस को याद रख के पढ़ना, ये दो कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करेंगे अच्छी केस स्टडी को अचीव करने में। उसके अलावा एक अलग से स्टैंडर्ड है, अगर बिल्कुल ऑफ टॉपिक आना हुआ तो 710 आ जाएगा, जो मैं नहीं मान के चलता, आपको टारगेट होना चाहिए। 710 एक अलग स्टैंडर्ड रहता है। अदरवाइज 701 के साथ 705 + 706, ये मेरे को लगता है आपस में मिले जुले दो अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं जो एक दूसरे के साथ बढ़िया बनते हैं। 705 में कुछ मॉडिफाई करके पूछ लो, और उसके बारे में इतना मॉडिफिकेशन दे दो कि कुछ एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में डालना पड़ जाए ऑडिटर को। इसके ऊपर केस स्टडी बनाना सबसे ज्यादा आसान है, 705 + 706। इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा, तो मैं अगर आपको बात करूं सर कौन सा हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, 701, 705, 706। कोई ये चाहता है कि मैं इसे छोटा कर दूं तो मैं छोटा कर देता हूँ आपके लिए। सर 701 अच्छे से पढ़ लेना, 705 अच्छे से पढ़ लेना, 706 अच्छे से पढ़ लेना, आपका 700 का स्टैंडर्ड हो जाएगा। बट मैं छोड़ने को कभी नहीं बोलता, ठीक है, ये मत कहना सर आपने तो बोला था 700 मत करना, 710 मत करना, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अच्छे से कर लेना, बाकी तो कर ही लेना। ठीक है, तो डिप्लोमेटिक आंसर है वो। चलिए, उसके बाद बैंक्स बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चंस है, चैप्टर है, कुछ नया नहीं कुछ पुराना नहीं, बिल्कुल पढ़ना है वैसे ही पढ़ना है, और हो जाएगा। मैं सबके क्वेश्चंस लूंगा, लिखते जाओ बस। इसके बाद दो टॉपिक रह गए। फिर स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर मैं आपको एक हेल्प कर सकता हूँ कि इसके टॉपिक के डेफिनेटली मैं आपको इंपॉर्टेंट कैटेगरीज बता सकता हूँ। किसी को हेल्प चाहिए हो तो वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैं नहीं मानता कि सारे टॉपिक टेस्ट होने वाले हैं। मैं भी बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इतना टॉपिक टेस्ट नहीं होता। तो मैं आपको थोड़ा सा हेल्प इसमें जरूर कर दूंगा। क्या कर दूंगा सर हेल्प? सर कर दो, सर कर दो, जो कर सकते हो कर दो सर। अब आप दोबारा पता नहीं मिलने वाले हो नहीं मिलने वाले हो एग्जाम से पहले, अभी कर दो। नहीं यार, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ, ठीक है। सर चैप्टर नंबर 9, 14 मार्क्स फॉर श्योर। सर क्या करेंगे, पहले नंबर पे 6 मार्क्स गवर्नमेंट कंपनी से आएगा।
गवर्नमेंट ऑडिट लिख लो फॉर श्योर। 6 मार्क्स का गवर्नमेंट ऑडिट से आपको मिलेगा ही मिलेगा, और उसके अंदर आपको अच्छे से उसको टैकल करना ही पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके अंदर आपके पास काफी सारी कमेटीज की बात होगी। कोपू कमेटी कौन सी होती है, पीएसी कमेटी कौन सी होती है, बजट की कमेटी कौन सी होती है, एस्टिमेटेड कमेटी कौन सी होती है, वो सारी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक तीन बहुत अच्छे सेक्शंस हैं, 143(5), 143(6), 143(7). ये तीन सेक्शंस अपने आप में एक क्वेश्चन बना सकते हैं 4 से 6 नंबर का, बहुत अच्छा। तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वन ये वाला प्लस कमेटीज के बारे में। अगर आपने ये पढ़ लिया, आप 6 नंबर क्लियर कर सकते हो यहाँ से। अब इसके बाद आते हैं सर प्लस में अदर टॉपिक्स। अगर ये 14 का बनाना है तो दो टॉपिक्स और बचते हैं, या तो बोलो एक 6 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स, तो ये मतलब 16 मार्क्स का बन जाएगा, वरना दो क्वेश्चन 4 मार्क्स के। इस तरीके से तो मुझे लगता है एक क्वेश्चन पक्का 6 नंबर का आएगा अदर टॉपिक में से भी। अब देखो, पहले नंबर पे ट्रस्ट एंड सोसाइटीज को इंपॉर्टेंस हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूली एडिड है, तो बनता है। ठीक है, अब तक नहीं आया था, नया आया, नया नया आता है तो टेस्ट हो जाता है कभी कभी। तो टेस्ट ट्रस्ट एंड सोसाइटीज तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं और होने भी चाहिए। फिर उसके बाद आता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, या फिर और एक एनजीओ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको डीटी के अंदर भी ट्रस्ट हो गया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया ना, इसके डीटी इंपैक्ट होता है इसका। मतलब आपको मैं समझाना इसलिए चाह रहा हूँ ये, कि आपको ये समझना पड़ेगा किस किसका मेरे साथ ना और कहीं पाला पड़ने वाला है मेरी जिंदगी में। क्योंकि अगर वहां आपका पाला पड़ने वाला है तो उसका कंसेप्ट क्लियर करना आईसीआई का आपका आज काम है। क्योंकि मुझे उन्हें पता है कि कल तुम्हें इस चीज के बारे में करना पड़ेगा काम, तो आज ही तुम इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लो। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर ट्रस्ट के ऊपर इंपैक्ट आता है, हमें ट्रस्ट की कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो वहां पे मेरे को लगता है कि वो वाला जो एरियाज होता है जहां पे डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स एक्ट लगता है, उन एरियाज को हमें इंपॉर्टेंट मान के पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो एरियाज हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं कल। अगर हमें पता नहीं होगा ऑडिट कैसे करना है उसका, तो वो टैक्स कैलकुलेशन सही हुई है या नहीं हुई है हमें नहीं पता चलेगा। तो इसलिए ये चीज क्या है, अपने आप में जरूरी है। तो ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और एनजीओ वाला एक पार्ट आता है, एक ये वाला एक एंटिटी है, इसके बारे में आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा जो मैं आपको बताता हूँ क्या नहीं, देखो वहां पे आएगा एलएलपी आएगा, छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आएगा, फर्म आएगी, छोड़ देना। तो वो वाले जो एरियाज है छोटे छोटे वाले, इन सब में को जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ऑफ टॉपिक जाना है थोड़ा सा, क्लब, सिनेमा हॉल्स, और एक मतलब हॉस्पिटल्स, बस इन एंटिटीज के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि ये मैंने इसलिए दी है तीन एंटिटीज आपको, कि ये जो तीन है ना, ये आपस में इनकी नेचर इतनी डिफरेंट है कि बहुत दो तीन और कंसेप्ट के जो क्वेश्चन आएंगे वो आप इनके आंसर से बना सकते हो। बस आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, पर आंसर आपका इन्हीं से बन जाएगा। मतलब ये वाले जो 6-7 टॉपिक्स हैं, इससे आपका ओवरऑल सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे चैप्टर के। ठीक है, बस आपको अब जोन सी भी एंटिटी के बारे में पूछा जाए उसके साथ उसे लिंक करना, वो आपका काम होगा। कि वो पॉइंट को बस वहां पे हॉस्पिटल का नाम हटा दो और कुछ और डाल दो, पॉइंट वही है। तो आपको ये हेल्प कर देंगे ये वाले 6 कंसेप्ट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एरिया में से मुझे लगता है जिसको टारगेट होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑडिट को मैं सेपरेट मान के चलता हूँ, वो तो होएगा ही होएगा, उसको नहीं मैं ले रहा। उसके साथ में ट्रस्ट एंड सोसाइटीज कर लीजिए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एनजीओ कर लीजिए, क्लब्स कर लीजिए, सिनेमा हॉल कर लीजिए, हॉस्पिटल कर लीजिए। इतना भी कर लेंगे देन यू विल बी गुड टू गो। तो इसके अंदर हाँ ट्रस्ट मैंने ले लिया ना, तो ट्रस्ट भी आ गया। ठीक है, तो इतना आप कर लीजिए तो मेरी तरफ से आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 9 कैन गिव यू एटलीस्ट 10 मार्क्स। ठीक है, तो मिनिमम 10 मार्क्स को आप इसमें से अटेन कर लोगे, जो हमने टॉपिक अभी डिस्कस करे हैं। और अगर अच्छा ही रहा हमारे साथ तो तीनों क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे 14 नंबर के। हाँ, पर इसका नुकसान क्या है, नुकसान भी समझ लो। देखो, हर चीज का पॉजिटिव नहीं होता। इसका नुकसान ये है कि बाकी सारे टॉपिक में से अगर एमसीक्यू आया ना, तो टैकल नहीं होगा, क्योंकि एमसीक्यू ऑलरेडी टेक्निकल होता है। आपने उसको अगर पढ़ा नहीं है तो इट्स वेरी हार्ड टू टेकल। मान लीजिए फॉर्म के ऊपर आ गया, कोई बहुत ही बारीक पॉइंट उन्होंने पूछा उसके अंदर से, कि ऑडिट करने के लिए, फॉर्म के करने के लिए अगर ऑडिटर को करना है तो ऑडिटर इनमें से कौन सी वाली प्रोविजन लगाएगा, ऐसा कुछ अगर उन्होंने पूछ लिया, तो अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा तो इट्स वेरी हार्ड टू क्रैक दैट एमसीक्यू। तो हाँ, बाकी को मैं ये बोल सकता हूँ, इन टॉपिक्स को याद करना और बाकी को रीड करना कैन बी अ गुड ऑप्शन। बाकी टॉपिक्स को सिर्फ रीड कर लो, आंखों के आगे से एक बार निकाल के ये देख लो कोई एमसीक्यू पॉइंट बन रहा है क्या किसी में से, वो मार्क कर लेना। अदर देन दैट याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, मतलब पॉइंट्स पे मत जाना। तुक्का मार लेंगे, तुक्का तो मार ही सकते हो अनुज, वो तो हमेशा आप लोगों के पास ऑप्शन है। और लास्ट टॉपिक हमारा एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये क्यों बोलता हूँ मैं, ये टॉपिक मेरे लिए कैटेगरी में आता है, क्योंकि देखो जब तक आप लोगों को एथिक्स नहीं आएंगे, और ये एथिक्स अभी इतने से लेवल के हैं, इनको अभी आपको क्या दे रहे हैं, ये इतना सा बच्चा दे रहे हैं एथिक्स में, इतना भी कुछ छोटे वाला। फाइनल में ये इतना बड़ा हो जाता है ना, मतलब क्लॉजेस पे क्लॉजेस, क्लॉजेस पे क्लॉजेस, मतलब अपने आप में 12 नंबर का वहां वो चैप्टर बनता है, और इतना कंटेंट लेके आता है ना, 150-200 पेज का वो प्रोफेशनल एथिक्स, तो मैं बता नहीं सकता आपको। तो उसके लिए आज
थोड़ा सा भागना, थोड़ी सी प्रिपरेशन, ये मतलब कि लगा लो 100 मीटर रेस है और वो अपने आप में मैराथन है, तो मैराथन तक पहुंचने के लिए वो चाहते हैं आज से आप एक अपनी 100 मीटर की रेस क्या कर लीजिए, शुरू कर लीजिए। तो एथिक्स के बारे में जरूर पढ़ना। एथिक्स में क्या आएगा, नॉर्मल है, इंडिपेंडेंस क्या होती है, इंडिपेंडेंस फ्रॉम द माइंड, इंडिपेंडेंस फ्रॉम द अपीयरेंस, थर्ड पार्टी के लिए इंडिपेंडेंस आपकी नजर आनी चाहिए। तो वो चाहते हैं कि आप ऑडिट करें तो हमेशा साउंड माइंड से करें, और मतलब अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना देखते हुए करें, मतलब ऑडिट को ऑडिट की तरह करें, वो आपसे ये चाहते हैं, और वो चाहते हैं हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ें। ठीक है, तो एथिक्स पढ़ना, एथिक्स से मुझे लगता है 4 मार्क्स या फिर एक एमसीक्यू टारगेट हो सकता है 2 मार्क्स का, इतना प्लस टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट जो है मेरी वहां पे 210 पक्का पक्का, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड 210, 220 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी, एंड 230 व्हेन इट कम्स टू मर्जर। तो 220 230 को मर्ज करना भी आसान है। तो ये आपका ओवरऑल एक व्यू बोलता है मेरा, जो मेरा सारा का सारा सिलेबस है। हो सर, बहुत ही कुछ था, देखने में तो छोटा छोटा था। हाँ जी। तो मुझे लगता है मेरी तरफ से तो जो मैंने समझाना था वो तो हो गया है। अब मैं आप लोगों का एक एक करके डाउट ले लेता हूँ, ये कर सकता हूँ। हम्म। पहला क्वेश्चन, सर मैंने सुना है कि ऑडिट में मॉड्यूल लैंग्वेज लिखनी होती है। ये तो बच्चे सुन के कहाँ से आते हो तुम लोग, सच सच ना सुना करो ज्यादा। क्या करूँ इसका, मैं कैसे समझाऊं तुम इस चीज को, चलो समझाने की कोशिश करता हूँ फिर भी। तो तुम्हें ना एक चीज का ख्याल क्या रखना है कि हाँ जी, चलिए आ जाइए। ऑडिट लैंग्वेज, सर ऑडिट लैंग्वेज होती क्या है पहले तो। आप ये बोल रहे हो ऑडिट लैंग्वेज का मतलब जो बुक में लिखा है सेम टू सेम, एक तो ये मतलब निकलता है। सर एक तो ये मतलब है ऑडिट लैंग्वेज का कि सर जो बुक में लिखा है सेम टू सेम, क्या हमें बिल्कुल पेपर में वैसा का वैसा लिख के आना। अगर आप ऐसा मुझसे पूछना चाहते हो तो इसका आंसर तो नो है। बट क्या इसका आंसर यस है, यस है अभी भी। सर ऑडिट लैंग्वेज लिखनी होती है, हाँ मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन क्या सर बुक की सेम टू सेम लैंग्वेज लिखनी होती है, नहीं मैं ये भी नहीं बोलूंगा। तो क्या, देखो, एक चीज समझना कि ना, जब आप किसी से किसी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि आप उससे एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब आप ये अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई करते होंगे, ऑडिट को छोड़ दो। आप मान लीजिए अब आप अपने घर पे किसी से बात कर रहे हो तो आप हमेशा नॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में करते हो, दोस्त से बात कर रहे हो तो भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में करते हो। मान लीजिए आप अपने किसी प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट की किसी सर से बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी ऐसे से बात कर रहे हैं जो आपसे मतलब बड़ा भी नहीं है बट आपसे नॉलेज में बड़ा है, जो मतलब आपको लगता है गाइडेंस अच्छी देता है, हो सकता है आपकी सेम एज का हो। वहां पे आप क्या करते हैं, वहां पे आपकी अप्रोच टुवर्ड्स द लैंग्वेज हो जाती है चेंज। आप अपनी फॉर्मल लैंग्वेज में पहुंच जाते हैं। आप अपनी लैंग्वेज को कौन सी करते हैं, आप अपने वर्ड्स को बेहतर इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि वो वर्ड अपने आप में उसके अंदर एक पावर होल्ड करता हो, क्योंकि उसके ऊपर किस, क्योंकि आपको पता है जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बंदे को नॉलेज है। ठीक है ना, उसके पास क्या है, उसके पास एक अच्छे लेवल की नॉलेज है, ही इज अ प्रोफेशनल इंडिविजुअल। जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे भी आप क्या करते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज। अब आप बोले सर वो फॉर्मल लैंग्वेज, हमें हमें हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज से बात करनी चाहिए हर किसी से, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है बिल्कुल। अब आपकी वही वाली कहानी, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्या कि ऑडिटर ने क्या करा, अगर मैं बात करूं कि ऑडिटर को क्या करा, कि ऑडिटर ने एक वर्ड आता है कि डिसाइडेड, कि ऑडिटर डिसाइडेड कि क्वालिफाइड ओपिनियन होना चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू मुझे पूरी तरीके से नजर नहीं आ रहा, तो मैं एडवर्स देने वाला हूं। मान लीजिए मैंने क्या वर्ड यूज किया, डिसाइडेड, और यहीं पे अगर मैं लिखूं ऑडिटर कंक्लूडेड क्वालिफाइड ओपिनियन, देखो कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, ऑडिटर डिसाइडेड क्वालिफाइड ओपिनियन, ऑडिटर कंक्लूडेड क्वालिफाइड ओपिनियन, पर नंबर मिलेंगे इसका एक, इसका जीरो।
तो आपको ये समझना है कि आप जब जिस लैंग्वेज में बात करें दैट शुड बी अ प्रोफेशनल लैंग्वेज। अब उसे आप ऑडिट लैंग्वेज बोलना चाहते हैं बिकॉज हम उसे ऑडिट का एग्जाम बोलते हैं, इसलिए उसको ऑडिट लैंग्वेज बोल देते हैं। बिल्कुल ऑडिट लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि आपको उन शब्दों को वैसा ही इस्तेमाल करना है जो शब्द जिस तरीके से लिखे गए हैं, पर आपको बिल्कुल सेम टू सेम किसी भी आंसर को लिख के आने की जरूरत नहीं है। ऑडिटर ऑडिटर ने कंक्लूड क्या किया है, आप उसके कंक्लूजन की जो रीजन देना चाहते हैं दैट कैन बी नॉर्मल, कि भाई ऑडिटर ने कंक्लूड इसलिए किया बिकॉज मैनेजमेंट की तरफ से उसे लिमिटेशंस नजर आई, उसे इसलिए भी हो सकता है कि मैनेजमेंट ने उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी, कुछ भी रीजन हो सकता है। दैट शुड बी योर लैंग्वेज। बट ऑडिटर ने कंक्लूड किया, क्वालिफाइड ओपिनियन रहा, एडवर्स ओपिनियन रहा, जो वर्ड्स है ना उनके वर्ड्स को आपने वैसे ही रखना है बस। अद तो इसलिए बोलते हैं कि ऑडिट जब आप जितना पढ़ोगे उतनी लैंग्वेज आपको अडेप्ट होगी। आपको कुछ नया नहीं सीखना है, आपका डिसीजन नहीं बदल रहा है, आपका आंसर नहीं बदल रहा है, बस आपकी लैंग्वेज को थोड़ा प्रोफेशनल टर्म्स में लिखा जा रहा है, वो आपको थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, अडेप्ट करनी पड़ेगी। तो एक नई लैंग्वेज सीखना मुश्किल होता है, हम नई लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं, हमें पता है वो लैंग्वेज के बारे में, बस हम उस लैंग्वेज को जब लिखने लगते हैं खुद से आंसर, तब हम थोड़ा इनफॉर्मल हो जाते हैं। तो पॉइंट इज कि आपको थोड़ा सा फॉर्मल रहना है। बस इसके अलावा एक भी चेंज जरूरी नहीं है, जो भी आप करते हो आप उसको वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसका जो एक वर्ड आपको डेफिनेटली याद रखना है उसे बोलते हैं कीवर्ड्स। हाँ, ये आपके जो वर्ड्स होते हैं चैप्टर्स के अंदर या आंसर्स के अंदर, ये वो आपको पेपर में ढूंढते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ क्यों। देखो, पता नहीं कितना बच्चा पेपर देता है, ठीक है, हर किसी का पूरा पूरा आंसर रीड करना इज नॉट पॉसिबल। आप मुझे बोलो सर पूरा आंसर रीड करना है हर टीचर को, मैं अगर मैं चेकर हूँ, मेरे पास 180 पेपर आता है एग्जाम्पल, राइट, तो मैं हर बच्चे का पूरा पूरा आंसर रीड करूंगा, उसने मतलब सोचो कितना बड़ा 6 नंबर में 1.5-2 पेज भरे होंगे। इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्ड। ठीक है, आपको मैं दे दूं कि मैं बोलूँ कि ठीक है मैं आपको एक लिख के देता हूँ, आप पूरे 150 पेज में ढूंढे जा रहे हो, अरे आप लोग भी ढूंढते हो कुछ बोल्ड है क्या, अरे आप लोग भी ढूंढते हो कुछ ऐसा है क्या जो अलग से कुछ इटैलिक हो रखा हो। हम लोग भी ढूंढते हैं, क्यों ढूंढते हैं, ताकि उससे हमारे को पता चल जाए कि अच्छा यार ये किस बारे में बात कर रहा है। वरना इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड और रीड समथिंग विच इज देयर इनटू द नॉर्मल लैंग्वेज। तो वहां पे यही कहानी है, तो उस टाइम पे वो क्या ढूंढ रहा है, वो ये ढूंढ रहा है, वो कह रहा है भाई तेरे को अगर आंसर आता है ना तो मुझे एक आधे कीवर्ड से बस एक बार फील करवा दे कि हाँ 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 ठीक है यार, ठीक है इसे पता है ये आंसर, यही कीवर्ड था इसके अंदर, ठीक है मतलब इसको आता था ये आंसर। बस वो आपसे वो चीज चाह रहा है, छोटो वो कितनी छोटी सी चीज मांग रहा है आपसे, वो कह रहा है भाई मैं नहीं पढ़ सकता 1.5 पेज, समझ, मेरी भी टाइम लिमिटेशन है, बट मेरे पास तो क्या लिया, मेरे पास अच्छे से कीवर्ड्स लिया, अगर तूने मुझे कीवर्ड बोल्ड कर दिया या वो कीवर्ड भी दिखा दिया उसके नीचे लाइन खींच दी तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। बस वो कीवर्ड वैसा का वैसे ही लिखना है, क्योंकि मेरे पास जो आंसर पड़े हैं उसके अंदर मेरे पास वही मेरे सामने व्यू दे रखा है मुझे कि हाँ ये लाइन आपको ऐसे ही ढूंढनी है, ये लाइन मेरे को तेरे वाले में मिलेगी, यहाँ टिक मारूंगा यहाँ टिक मारूंगा, चल तू आगे 4 नंबर दे दूंगा। मैंने यहाँ ढूंढी, यहाँ लिखी हुई ये लाइन तेरा आंसर, मैंने ऊपर से देखा मुझे तो दिखी नहीं, जीरो, सिंपल। अब आप कहो सर मैंने तो सेम लिखा था, मैंने तो आंसर मैच करा था, अरे यार अगर आपने मैच करा भी था लेकिन आपने उस लैंग्वेज को यूज ही नहीं किया जिस लैंग्वेज में वो आंसर होना चाहिए, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको नंबर देगा। तो कीवर्ड्स, हमेशा कीवर्ड से फोकस करना है, ऑडिट लैंग्वेज से ज्यादा कीवर्ड से फोकस करो, पहले कीवर्ड सीखो, क्योंकि कीवर्ड नहीं होगा तो लैंग्वेज भी काम नहीं आएगी। ठीक है, जिस चीज पे कंक्लूजन में पहुंचना है ना, वो कंक्लूजन के लिए जो चीज चाहिए वो कीवर्ड है, जिसकी बेसिस पे आपने डिसाइड करा, अगर वही नहीं आता तो कंक्लूजन क्या करेगा। तो इसलिए पहले कीवर्ड्स, प्रेफरेंस शुड बी कीवर्ड, सेकंड प्रेफरेंस शुड बी द प्रोफेशनल लैंग्वेज। इसको इस तरीके से आपको लेके चलना है, पहले कीवर्ड याद करिए फिर उसके बाद ऑडिटिंग लैंग्वेज पे फोकस करिए, वरना नहीं भी करोगे तो चलेगा, कीवर्ड लिखोगे अपने आप आंसर मिल जाएंगे आपको, क्योंकि कीवर्ड्स अपने आप में ही आप उसी लैंग्वेज में लिखोगे जिसे हम ऑडिटिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसलिए कीवर्ड्स आर द इंपॉर्टेंट वन। चलिए, आई थिंक आपका पहला वाला डाउट क्लियर हो गया होगा, जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था। मैं ऊपर से चलता हूँ, कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। मॉड्यूल लैंग्वेज पता चल गया आपको, ऐसे को स्टैंडर्ड ऑर्डर बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे 450 वर्ड्स में हो गया, हो गया। सर इसकी क्या एक लिस्ट है क्या, क्या कौन से ऐसे इंटरलिंक हो सकते हैं किस ऐसे के साथ। देखो यार वैसे तो कोई लिस्ट नहीं है इसकी, लेकिन हाँ इसकी लिस्ट बनाई जा सकती है। तो वो अगर मेरी मैं बनाता हूँ तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, वो मैं सबको मैं ग्रुप में इशू कर दूंगा, आप लोग उस ग्रुप में जुड़े रहना, मैं वहाँ पे आपको भेज दूंगा लिस्ट निकाल के, ताकि आप लोग एटलीस्ट बताओ कि कौन सा स्टैंडर्ड किसके साथ आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो वन ये हो गया, ये हो गया। सर सीक्वेंस वाइज पढ़े चैप्टर की एबीसी एनालिसिस के हिसाब से, सर ऑडिट में केस स्टडी भी आती है, ठीक है दीदी। तो दीदी बोल रही है सर सीक्वेंस वाइज पढ़े चैप्टर की एबीसी एनालिसिस के हिसाब से। हाँ देखो, अब अगर मैं सीक्वेंस वाइज बताऊं तो सीक्वेंस तो वैसे चैप्टर नंबर 1 से भी नहीं बैठती, अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो। सर मतलब, सर का मतलब भी तो डिफरेंट होता है सर। सर जो अगर आप सीक्वेंस की मेरे से बात करना चाह रहे हैं तो सीक्वेंस बैठती है आपकी,
तो सर सीक्वेंस शुरू होती है आपकी चैप्टर नंबर 11 से। पहले तो आपको पढ़ना चाहिए चैप्टर नंबर 11, दैट शुड बी योर फर्स्ट चैप्टर। पहले आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 को, वहां से आप सीखेंगे इंडिपेंडेंट होना होता क्या है और मेरे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बोलते क्या है। पहले तो ऑडिट की दुनिया में कदम रखने से पहले ये जान लें, ठीक है ना, ये जान ले, वो एक आपने सुना आजकल बड़ा राम राम चल रहा है, तो राम राम बनना होगा तो पहले जान ले कि मर्यादा में रहना होगा। अगर आप लोगों ने किसी ने सुनी होगी, बड़ी चल रही है आजकल वो, तो पहले तो मर्यादा में रहना होगा, समझ लीजिए कि आपकी मर्यादा कहाँ तक आती है, क्या आप ये काम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, पहले तो ये जानना जरूरी है। उसके आगे बढ़ना तो बात की बात है। तो पहले तो अपनी मर्यादा पहचानने के लिए हमें एथिक्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल से समझना होगा वेयर आई शुड स्टैंड, और मुझे क्या नहीं करना, क्योंकि सबसे पहले ऑर्डर को पता होना चाहिए उसे क्या नहीं करना। तो वो जो हमने यहाँ पे समझ लिया हमने। अब उसके बाद जब आपको ये पता चल गया, तब आप जा सकते हैं एसए के अंदर, जो इसी के नीचे स्टैंडर्ड है। अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ एथिक्स पढ़ के भी टू फर्स्ट चैप्टर में मूव कर सकते हैं, कर सकते हैं, यस। नहीं करना चाहते, पूरे चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा सा सार मिलेगा ऐसे दोस्तों का, छोटे छोटे टॉपिक समझाने आएगा, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म समझाने आ जाएगा आपको, दो तीन एरिया समझाने आएगा ऐसे दोस्तों के, वो पढ़ लीजिए ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि अच्छा ऐसे दोस्तों क्या होता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वाला हमारा जो स्टैंडर्ड है। फिर आपको पता चलेगा कि सबसे पहले फिर आपकी कहानी आती है क्या। देखो मैं आपको समझा देता हूँ ऑडिट ऑडिट चलता कैसे है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट लूंगा, बट मेरी कहानी सुन लेना पूरी, ठीक है, जल्दी से। तो ऑडिट कैसे चलता है, सबसे पहले एक हमारे को हमने एथिक्स समझे, एथिक्स ने हमारे को दोस्तों के बहुत सारे कंसेप्ट एथिक्स में लगते हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म होना, अलर्ट एटीट्यूड रखना, ये सारी की सारी कहानी हमारे को 200 का स्टैंडर्ड बता देती है। इंडिपेंडेंट भी 200 में आता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल भी कहीं ना कहीं 200 में आ जाते हैं एथिक्स वाले। तो वो हमने समझ लिया 200 का स्टैंडर्ड तो ओवरऑल है, वो पूरे ऑडिट पे लगता है, ओवरऑल मतलब पूरा ऑडिट। ऐसे 200 से लेकर 700 की सीरीज सारे ऑडिट के अंदर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात कर रही है, तो एवरी स्टैंडर्ड इज कवर्ड अंडर ऐसे 200, ठीक है। 200 का स्कोप कितना हो गया, बहुत बड़ा हो गया। अब उसके अंदर चलते हैं। पहले नंबर पे क्या हुआ, मैं अपने चेयर पे बैठा हूँ, मेरा ऑफिस है, मैं सीए श्योरम सिंगल एंड एसोसिएट्स, तो मैं बैठा हूँ, मेरे सामने उठ के क्लाइंट आता है, मेरे सामने वही चेयर पे आके बैठ जाएगा। जैसे ही वो मेरे सामने आके बैठता है, मैं सबसे पहले वार्तालाप स्टार्ट करता हूँ, हाँ जी सर अपने बारे में बताइए, और वो मुझे अपनी कहानी बताना शुरू करेगा। जैसे ही उसने मुझे अपनी कहानी बतानी शुरू करी, उसके बाद वहां पे क्वेश्चंस निकलने लगेंगे। वो मेरे पास आके क्या बोलेगा, सर मैं आया हूँ, मैं इस कंपनी से बिलोंग करता हूँ और मेरा ऑडिट है, मुझे ऑडिट करवाना है। और ये मैं कहूंगा ठीक है ऑडिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बताइए जरा किसका काम करते हैं। मेरे कुछ क्वेश्चन होंगे, क्या काम करते हैं, कितने पार्टनर्स हैं आप, डायरेक्टर्स कितने कंपनी के अंदर, आपकी टर्नओवर क्या है, कुछ भी जो भी मेरे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो मैं उनसे पूछूंगा। तो जब मैं उनसे वो क्वेश्चंस पूछूंगा तो मेरे दो स्टैंडर्ड वहीं पे ट्रिगर हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं ऐसे 210 और ऐसे 220। क्योंकि ये मेरे को ऐसे 220 क्या है, ये मेरे को क्वालिटी बताता है, ये मेरे को एंगेजमेंट के बारे में भी बताता है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, जब मैं पहली बार उस इंप्लॉय से जुड़ने जा रहा हूँ, 210 और 220 मेरे इस चीज पे फोकस करते हैं। 210 में मेरा इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट पे जाता है कि मेरी पहली बार जब क्लाइंट से इंटरेक्शन होगी, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, पहली बार मेरा उसके साथ वार्तालाप होना इज एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तो मैं 210 में जाऊंगा, 210 में बैठूंगा और पहले उसे इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट करूंगा। मैं उसे बातें करके समझूंगा कि वो मेरे पास क्यों आया है, मुझे उसको ऑडिट करना है नहीं करना है तो बहुत बाद में, पहले मुझे उसकी सारी कहानी उसकी सुननी पड़ेगी। वो मुझे बताएगा, मेरे भी काफी क्वेश्चन होंगे उसकी मैनेजमेंट को लेके, टीसीडब्ल्यूजी को लेके, कौन सी इंडस्ट्री में बिलोंग करता है, क्या नेचर ऑफ वर्क है उसका, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या लगता है यहाँ पे 210 लगता है। जब 210 की बात होगी मुझे लगता है ठीक है यार हमें कर लेना चाहिए, वो भी कह रहा है सर कर दीजिए, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ कि आप मेरा ये ऑडिट कर देंगे, और मैंने सुना है कि आप बहुत बढ़िया ऑडिटर हैं, सारी उसने मेरे को बहुत अच्छा अच्छा बताया, तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा चल यार ठीक है, तो इतने मन से आया तो ले, मैं तेरा ऑडिट कर ही देता हूँ, चला जा। तो मैंने बोला भाई देख ऐसे 210 के अंदर ना कुछ प्री कंडीशन आती हैं। पहले हम एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना हमारा फर्ज है। पहले हम एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लेते हैं ताकि हमारे को कल ये ना लगे कि हम मैंने तेरे को पहले नहीं बताया था, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो यहाँ पे मैं मैनेजमेंट वाले बंदे को मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दूंगा, और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी ये भी मैं उसको डिफाइन कर दूंगा कि देख मेरा काम होगा ऑडिट करना, तेरा काम होगा मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ला के देना, तेरा काम होगा मुझे फुल एक्सेस देना, ब्ला 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 ब्ला। मैं दोस्त में स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ एक व्यू बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा 210 में मेरी उससे सारी बातचीत होती है, यहाँ पे लग जाता है 210 जब वो आपके सामने आके बैठता है। आप प्रीकंडीशन बनाते हो, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाते हो, साइन करवाते हो, अपने ऑडिट को साइन कर लेते हो, दिस इज माय ऑडिट। ये हो गया मेरा ऑडिट। ये ऑडिट जैसे ही आपका साइन होता है आप उठते हो, अपने इंटर्न कौन से कहाँ पे जाओगे, जैसे ही आप उठोगे दूसरे कमरे में जाओगे, वो कौन सा कमरा है, आर्टिकल्स वाला, आपका स्टाफ वाला, जहाँ पे आपका सीनियर स्टाफ बैठा होगा और आपका जूनियर स्टाफ बैठा होगा। दो लोग बैठे होंगे आपके पास अच्छा खासा लेके। अब आप उनके पास जाओगे और उन्हें समझाओगे देखिए जी ऑडिट आया है, हमें क्वालिटी ऑडिट करना है। मैंने उनसे समझा उनकी नेचर और उनका साइज बहुत बड़ा है, तो इसलिए हमारे को टीम्स को के अंदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करनी पड़ेगी।
मुझे सेग्रीगेट करनी है ड्यूटीज, ये वाला एरिया, बड़े वाला एरिया, ये इंपॉर्टेंट एरियाज मुझे उनकी बातों से कुछ समझ आए, ये सीनियर स्टाफ संभालेगा, ये वाला एरिया जूनियर स्टाफ संभालेगा। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया एक प्रॉपर तरीके से, और उसमें मेरा फोकस किस पे था, याद रखना कि हमें क्या करना है, क्वालिटी ऑडिट करना है। जैसे ही मैं दूसरे कमरे में गया, उस टाइम पे मैं क्या बन जाता हूँ ऑडिटर से चेंज होके, जैसे ही मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ, मेरा ऑडिटर का रोल विल बी टर्म्ड इनटू, जो ये साइन होता है ना टर्म्ड इनटू का होता है, क्या बन जाता है, एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर। तो जैसे ही मैं ऑडिटर से कन्वर्ट होता हूँ, ऐसे 220 के अंदर अगर आप नाम सुने देखेंगे ऑडिटर का, तो ऑडिटर नहीं मिलेगा आपको, एंगेजमेंट पार्टनर मिलेगा। वहां पे हम क्या बन जाते हैं, एंगेजमेंट पार्टनर, क्योंकि अब मैं एंगेज होने वाला हूं उसके अंदर, तो मुझे एंगेजमेंट पार्टनर के नाम से जाना जाता है, जो बोलता है कि आपको क्या करने पड़ेंगे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में मुझे ख्याल रखना है जब भी मैं ऑडिट करने जाऊं। दिस शुड बी माई प्रायोरिटी। तो मेरा क्वालिटी वाइज ऑडिट होना चाहिए, ये मेरे को ऐसे 220 सिखा के जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा ऐसे 220 का काम खत्म होता है, और उसके बाद जैसे ही मैंने बोलता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है ऑडिट करने जा रहे हो सारे के सारे, वो बोलते हैं यस सर, निकल रहे हैं बाहर। तो मैं कहता हूँ रुको रुको रुको, अपनी अपनी एक एक फाइल ले जाओ, अपनी अपनी एक एक क्या ले जाओ, फाइल ले जाओ। अपनी अपनी फाइल का लेके जाने का मतलब कि भाई अपनी अपनी फाइल ले जाओ, क्योंकि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। जो जो ढूंढ के लाओगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लिखते जाना, लगाते जाना, पेज प्रिंट निकालना, लगा देना, कोई रिस्पॉन्स मिले लगा देना, कुछ भी मिलता है जो एरिया को आपको करने को कहा है, वो सारे एरियाज के अंदर जाना और अपनी फाइल मेंटेन कर लेना, जिसको हम बोलते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ क्या होती रहती है, मेंटेन होती रहती है। बाद में वो क्लब होती है सबकी, सीनियर स्टाफ को नहीं करते हैं मेनली, और जूनियर्स तो आगे सिर्फ सीनियर को बता देते हैं क्या मिला, और बाद में क्लब करके एक ऑडिट की क्या बन जाती है, फाइल बन जाती है। तो ये इस तरीके से मतलब पूरा स्टैंडर्ड है। अगर मैं जाऊं तो आपको मैं 700 की सीरीज तक जाना चाहता हूं, मैं ले भी जाऊंगा तुम्हारे को, बट इट विल बी लिटिल बिट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग। माय पॉइंट इज कि हमें ये तरीका चलता है जब वो हमारा ऑडिट होता है। फिर इसके बाद क्या आया, लेट्स से इसके बाद मैं कहूंगा कि वहां जाओगे तो सबसे पहले एक चीज का ख्याल रखना, 240 में फ्रॉड देख लेना। फिर ऐसे 250 में फ्रॉड मिले नहीं मिले, नहीं मिला बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो सर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेना, किससे रिलेटेड, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। ऐसे 250, ऐसे 250 क्या बोलता है कि मेरी रेगुलेशन वगैरह कोई ब्रेक तो नहीं हो रही, नॉन कंप्लाइंस, मेरा कहीं नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रहा किसी भी रेगुलेशन स्टैंडर्ड को लेके। तो वो मेरे को ऐसे 250 का भी ख्याल रखना है। मैं किसी की ड्यूटी लगाऊंगा कि सारे के सारे नॉन कंप्लायंसेस चेक कर लेना, सब रेगुलेशंस पूरी होनी चाहिए, कुछ मिस तो नहीं हो रहा, इस तरीके से। तो वो मेरा स्टैंडर्ड क्या बताएगा, मैं कैसे चेक करूंगा, 250 बताएगा मुझे। फिर सर ऐसे 260, फिर वो कहेगा यहाँ से जितना कुछ भी मिलता गया ना, जाना और टीसीडब्ल्यूजी के साथ रिकॉर्ड करते जाना क्या क्या बातें करनी है, जो मैनेजमेंट ना समझे, जो भी लगे मेरे को सिग्निफिकेंट है, टीसीडब्ल्यूजी के साथ मेरे को क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। 260 बोलता है कम्युनिकेशन विद द टीसीडब्ल्यूजी, दोस्त साबित गवर्नर के साथ जो मैं कम्युनिकेट करता हूँ, मैटर इंपॉर्टेंट मैटर्स वो सारे के सारे मीटिंग मैं क्या करता हूँ, वीकली मीटिंग मंथली मीटिंग सेट करता हूँ और उनसे क्या करता हूँ, बातें करता हूँ। तो जब मेरा 260 हो जाता है, फिर उसके बाद में कहा जाऊंगा 265 मेरा बोलता है कुछ भी इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड मिला तो 265 में कम्युनिकेट कर लेना, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था 265। फिर लास्ट में आता है अगर एक से ज्यादा बंदे को मिला के आपको, उन्होंने कहा सर बहुत बड़ा ऑडिट था आप तो बोल रहे हो, हाँ हाँ, तो मैंने क्या कर लिया है, श्योरेंस इंग्लैंड एसोसिएट्स के साथ दो और लोगों से बात कर लिए, दो और ऑडिट फर्म्स ही हैं, तो हम तीन मिलके फर्म्स मिलके ऑडिट करेंगे इसका। तो वो आ जाता है मेरा 299 ज्वाइंट ऑडिट। तो अब उन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे कैसे अलग अलग हो जाएंगी, वो मेरा ऐसे 299 ज्वाइंट ऑडिट बताता है। तो इस तरीके से मेरा ये वाला भी स्टैंडर्ड बन जाता है। ये भी स्टैंडर्ड आपके सारे लगते हैं, 299 भी आपके सिलेबस में, ये इस वाले चैप्टर में, नए वाले चैप्टर मतलब जो नया वाला आया है उस न्यू एडिशन में, उसमें इंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो वो भी पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, तो वहां पे तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है, स्टैंडर्ड बनता है। तो हमें ये पूरी की पूरी कहानी, ये पूरी की पूरी कहानी समझनी पड़ेगी, ताकि हमारे को पता हो कि कौन सा रोल। तो हमारी जो आप पूछ रहे थे कि कैसे करना चाहिए हमें, तो हमें इसी डायरेक्शन में करना चाहिए। चैप्टर नंबर 11 पहले पढ़ेंगे, 200 210 220 वहां पे कवर हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 6 पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, और वहां से हमारा 230 जो हमारा है 30 वाला डॉक्यूमेंटेशन वो कवर करेंगे। वो कवर करने के बाद हम फिर आगे आगे बढ़ेंगे नेचर एंड ऑब्जेक्टिव वाले चैप्टर से, ताकि हमें थोड़ी बहुत ऑडिट की डेफिनेशन समझ आ गई। क्योंकि हम अब ऑडिट करने जा रहे हैं, ऑडिट करने से पहले हमें क्या लगती है, स्ट्रेटेजी और प्लानिंग लगती है, तब आता है चैप्टर नंबर 2 पिक्चर में। तो फिर हमें चैप्टर नंबर 2 करना चाहिए। तो अगर आपको चाहिए ये वाली चीज, तो मैं एक बारी बना के अलग से ये भी क्या कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल रहे कि कौन से वाला चैप्टर हमें फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से हिरार्की रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये रिधि मिल जाएगी। ये जो मैसेजेस है आपके जिसका मैं बता रहा हूँ मैं कर दूंगा, प्लीज ग्रुप में भी डाल देना आप लोग, ताकि मैं वहां पे मैं भूल ना जाऊं और कुछ भी मिस ना हो जाए। ठीक है, तो ये वाला हो गया। और सर कीवर्ड्स के लिए मींस अंडरलाइन, सर कीवर्ड्स के लिए हाईलाइट कर सकते हैं ना मींस अंडरलाइन, बिल्कुल बिल्कुल जरूर करिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर आप अंडरलाइन करके आते हैं तो अच्छी बात है।
सर आपका डेमो लेक्चर कहाँ पर मिलेगा? तो मेरा डेमो लेक्चर आपको यूट्यूब पे मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप वो लगा लेना। अगर आपको कोई चैप्टर का चाहिए स्पेसिफिकली तो उस चैप्टर का भी वो बता देना, उसी चैप्टर का मैं आपको भेज दूंगा, ताकि आपको वो चैप्टर कवर भी हो जाए और आपको डेमो का आइडिया भी लग जाए। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में। ठीक है। उसके अलावा सर इसकी एक लिस्ट है क्या, कौन से लिखोगे? मैंने आपको बता दिया, मैं दे दूंगा। सर एग्जाम कंप्लीट करने के लिए बता दो, ऑडिट का एग्जाम पूरा नहीं होता। ओके। देखो ऑडिट का एग्जाम पूरा क्यों नहीं होता, उसका रीजन ये होता है, जब हमारे को कंप्लीटली आता नहीं होता और हमें ये पता होता है कि इसके अंदर हमें कुछ तो लिखना है, तो हम ना बहुत टाइम लगाते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा पेरीमीटर दे देता हूँ जो आपको हेल्प करेगा। आप मेरी कहानी बस सिंपल सी समझ लेना। आता है नहीं आता उसको छोड़ देना। देखो तीन एरियाज हैं। तीन एरियाज कौन कौन से हैं? सर 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, एमसीक्यूज होंगे। ये तीन एरियाज हैं। थोड़ा सा ऊपर। ये क्लियर है? किसी को ज्यादा नीचे तो नहीं है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है लिखने में? बता दो, मैसेज कर दो कोई एक, यस नो। बता दो कोई तो बता दो। ठीक है चलो। तो देखो जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना, ये ना मैक्सिमम आपका 1 पेजर रहेगा। मैक्सिमम 1 पेजर जो आपकी शीट आती है, ऊपर कर दो सर। को लग ही रहा था कोई ना कोई बच्चा तो अच्छा होगा जो मतलब आएगा करेक्ट करना। चलिए आ जाओ। हम्म। सर तो जो 4 नंबर वाला एरिया है, 4 मार्क्स वाला, उसको 1 पेजर लिखेंगे, जो हमारी शीट पेपर की शीट होती है। ठीक है। पेपर वाला जो हमारा पेपर की फर्स्ट शीट होती है उसका बस वो वाला पेज फुल, और मैक्सिमम एक्सटेंडेड अप टू 4 लाइन्स ऑफ द नेक्स्ट पेज। मैक्स। दैट शुड बी योर मैक्स आंसर। आपको आता है कितना आता है मैटर नहीं करता, लिखना कितना है मैटर करता है। तो आपको जितना भी आता है, अगर आपको बहुत अच्छे से आंसर आता है, उसके अंदर से बहुत अच्छे से क्रीम अपना पोर्शन चुनिए जो बिल्कुल रिलेट कर रहा हो, प्रिसाइज करके आंसर लिखिए। अगर किसी ने कभी वो ट्राई करा है, रुको मैं एक और चीज दिखाता हूँ तुमको। हम्म, कैसे दिखा पाऊंगा? हम्म, तो अगर कोई यहाँ पे जाए और इसके अंदर मैं लिखूं क्या, पिंग, मैं सर्च करता हूँ। ये चैट में जाओ आप, इसने यूज करी होगी अगर, चैट जीपीटी जैसा काम करता है ये भी। ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, चूज अ कन्वर्सेशन स्टाइल, तो ये देखो क्या बोल रहा है। मोर क्रिएटिव, मोर बैलेंस्ड, मोर प्रिसाइज। ये भी ना यहाँ पे तक भी बताता है कि ये चीज ना यहाँ पे भी इतनी जरूरी है। अगर आप लोग बोलो कि आप एग्जाम में ये चीज नहीं करके आना चाहते तो सोचो कितना मुश्किल है। आपको आंसर इन तीन कैटेगरीज के अंदर लिखना है। अगर आपको आंसर आता है तो मोर प्रिसाइज हो जाइए। ठीक है। मान लीजिए अगर आपने कोई मेल लिखी है और आपको पता है ये मेल मुझे ऐसे ही रखनी है, मतलब मुझे नहीं चाहिए इसके अंदर की कोई बहुत बड़ी मेल हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ हमेशा मोर प्रिसाइज करूंगा, और उसके नीचे मैं क्या करूंगा, इसको मैं इस पे क्लिक करूंगा मोर प्रिसाइज पे, और मैं बोलूंगा कि मेरे को प्रिसाइज आंसर दे। मतलब मेरे को सिर्फ इतना ही आंसर चाहिए तुझसे, इसको ज्यादा अपनी कहानी में मत चला जाइयो लेके और मेरे को कोई डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आंसर दे दे, नहीं चाहिए। लेकिन अगर मुझे उसकी श्योरिटी नहीं है, मुझे लगता है नहीं यार, ठीक है, तो मैं उसे कहूंगा मोर बैलेंस्ड आंसर चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे सारे पॉइंट्स तो नहीं आते। तब क्या होगा, ये कब के केसेस में यूज होगा, जब हम पढ़ लेंगे वो वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 9। ठीक है ना, फीचर्स वाला चैप्टर। तब क्या करूंगा, ये करूंगा। तब मैं क्या करूंगा कि मुझे पता होगा हर आंसर के मुझे 6 पॉइंट अच्छे से याद नहीं है, पर मुझे 3 पॉइंट याद है, तो मैं एक बैलेंस्ड आंसर बनाऊंगा। बैलेंस्ड आंसर का मतलब मैं पहले वाला पॉइंट थोड़ा नॉर्मल वाला सिंपल वाला लिखूंगा, फिर सेकंड वाला अच्छा वाला जो पर्टिकुलर होगा, या मैं पहले 3 पर्टिकुलर लिख दूंगा, बाकी 3 थोड़े नॉर्मल कर दूंगा। मेरे ऊपर है कि मुझे कौन सी अप्रोच से जाना है। मुझे लगता है मैं एक अच्छा एक बुरा, एक अच्छा एक बुरा करके लिखना चाहता हूँ, वैसे लिख दूंगा, ताकि सामने वाले चेकर वाले को लगे हाँ यार बोले सारे पॉइंट लिखे हैं जो होने चाहिए, ठीक है कर देता हूँ आंसर ठीक। तो हमारी अप्रोच है ये। ठीक है। और अगर फिर भी नहीं आता, सर आता ही नहीं है आंसर, फिर तो क्रिएटिव हो जाओ।
फिर तो जो क्वेश्चन को पढ़ने से नजर आ रहा है अपनी क्रिएटिव थिंकिंग लगाओ और जितना मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल आंसर आप लोग लिख सकते हो वो आप लोग क्या करके लिख आओ, आंसर को लिख ले आओ। तो ये हमारा काम होता है। अगर वो ये वाली चीज मेरी यहाँ पे यूज हो रही है तो मैं सोचो मेरे को ये वाली चीज यहाँ पे कितनी यूज करनी पड़ेगी। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अब आपको ध्यान रखना है कि आपको आंसर आता कैसा है। आपको अच्छे से आंसर आता है, अपना टाइम सेव करिए, प्रिसाइज हो जाइए। सिर्फ और सिर्फ 4 से 6 नंबर ये मत सोचिए सर ये तो अच्छे से आता था ना तो इसमें तो बहुत टाइम लगाया, जो नहीं आता था सर उसमें टाइम तो बचने था नहीं। वहां पे क्रिएटिव होंगे और नंबर के लिए ट्राई करेंगे जाने की, लेकिन इसको उतना ही लिखिए क्योंकि इसके नंबर उतने ही मिलने हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे वन पेजर, फुल आंसर 4 मार्क्स वाला, मैक्सिमम एक्सटेंडेड टू 4 लाइंस ऑफ द नेक्स्ट पेज, इससे ज्यादा नहीं जाना किसी भी सूरत में। सर 6 मार्क्स, 6 मार्क्स में आप वन पेज तो पूरा आपको फिल करना ही करना है, प्लस हाफ पेज से हल्का सा ऊपर, हाफ पेज से हल्का सा। फुल टू करने की जरूरत नहीं है, फुल टू करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है हो जाएगा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस जैसा नंबर वैसा कंटेंट लिखेंगे ना सर, हाँ बिल्कुल जैसा नंबर वैसा कंटेंट ही लिखेंगे। अगर मैं वही बता रहा हूँ नंबर वाइज ही कि अगर 4 नंबर का है तो 4 नंबर जितना ही लिखना है। पर आपको पेपर कंप्लीट ऐसे फिर भी पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा, इसका मतलब यही है कि आपने पेपर के टाइम पे बीच में जो गैप्स है, मान लीजिए सोचने में ज्यादा टाइम लिया, क्वेश्चन को समझने में ज्यादा टाइम लिया, वो वाला गैप फिर वो रीजन होगा, लिखना रीजन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप इतना ही लिख के आ रहे हैं, इतना सफिशिएंट टाइम होता है। देखो वैसे पेपर हमेशा लेंथी ही होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, होगा लेंथी। आपको चूज करना है पहले तो कि कौन सा वाला मुझे पक्का आता है, बस वही पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। वो आपको 60-70 नंबर का पक्का आता होगा, 30 नंबर का होगा, उसके लिए जितना टाइम हो उतना करिए। हाँ मैं वैसे बताता हूँ एमसीक्यू 45 मिनट शुड बी द मैक्सिमम टाइम, 45 मिनट शुड बी द मैक्सिमम टाइम यू शुड गिव टू योर एमसीक्यूज। और ये कभी भी स्टार्ट में नहीं करने, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। जिसको भी थिंकिंग में हो कि सर मैं पहले नंबर पे सिर्फ एमसीक्यूज उठाऊंगा, नहीं नहीं उठाएंगे आप लोग एमसीक्यूज। देखो इसके दो रीजन होते हैं। पहले नंबर पे रीजन ये होता है अगर आपने एमसीक्यू स्टार्ट में उठाए, हम स्टार्ट में क्या करते हैं अच्छे से करने की ट्राई करते हैं हर चीज को, ये 45 मिनट आपका पक्का पक्का एक आर बन जाएगा। मैं लिख के देता हूँ, अगर आपने पहले उठाया तो ये घंटे से पहले आप नहीं कर पाओगे। दूसरे नंबर पे अगर इसके अंदर से 10 एमसीक्यूज भी ऐसे हुए जो टेक्निकली बहुत अच्छे लेवल के स्ट्रांग है, तो आपका वो जो 70 मार्क्स का पेपर है ना वो भी खराब कर लोगे। तो सर इसको कब उठाएं? बिल्कुल ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सर इसको उठाना कब है? दो क्वेश्चन 14 मार्क्स वाले बहुत अच्छे लिखने के बाद, जो आपके पहले दो हो या फिर आप पहले तीन भी बोल सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 2 से 3 क्वेश्चन जो आपको पक्का पक्का आते हैं ना पेपर में कि हाँ यार मतलब इसके 14 में से मुझे ना करते करते भी 12 नंबर का तो ये पक्का पक्का आता है, ये तो पूरा 14 का ही आता है और ये 10 का आता है। अगर आपने जब इतना पेपर कर लिया 12 + 14 + 10 मतलब 36 नंबर का, तो मोटा मोटा डिजिट क्या रहती है मेरी 40 रहती है, इसलिए मैंने तीन लगाए थे, 14 या 42। जब आपको 3 क्वेश्चन फॉर श्योर 14 14 मार्क्स के जब आप लिख लो, उसके बाद में जो नेक्स्ट विल बी योर एमसीक्यू। तब जो दो क्वेश्चन आपके पड़े हैं वो आप एमसीक्यू के बाद करोगे। जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा? सर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? सर जब आप ऐसा करोगे तो एक चीज अच्छी होगी, वो क्या? चलिए, हाँ जी, तो सर हम वैसा करेंगे तो क्या होगा? अब देखिए, आपने क्वेश्चन नंबर 2 चूज किया 14 मार्क्स का, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको लाइफ से आता है 14 मार्क्स का। फिर आपने बोला सर क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे ना दो पार्ट आते हैं 6 और 4 के, तो एटलीस्ट मुझे 10 का तो आता है, ये कर लेता हूँ, 4 मार्क्स की मैं जगह वहां पे छोड़ दूंगा। वहीं पे जगह छोड़नी होती है, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना होता पहले कुछ और आंसर ए पार्ट बी पार्ट कहीं और आ रहा है, वो मत करना उतने प्रोफेशनली। अब आप लोग इतने समझदार हो कि हर बार आंसर एक साथ लिखना होता है, अलग अलग नहीं लिखते। ठीक है, इतना कर लिया हमने। वंस दिस इज फाइनलाइज्ड, अब इसके बाद क्या होगा? सेकंड अप्रोच आपकी, यहाँ पे आप उठाओगे एमसीक्यू। तो जब आपने ये जब आप पार्ट कर रहे थे ना, इस क्वेश्चन में आपको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपने पहला चूज किया है। इस क्वेश्चन में आप हल्का सा, जब आपको थोड़ा सा डर बैठेगा, लगेगा यार सर कुछ ना कुछ है, मतलब अगर आपने मान लीजिए ये क्वेश्चन को 22 मिनट लिए तो आप इसको 18 मिनट के आसपास में खत्म करने की ट्राई करेंगे। और ये तो ऑब्वियसली आता ही दो था, तो इस पे भी मतलब 15 से 18 मिनट ही लगेंगे क्योंकि इसका एक चार तो आता ही नहीं है। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ ना, इसको मैं मिनिमम पे लेके चल रहा हूँ, ये थोड़े से ज्यादा रहेंगे, तो आपका 1.5 घंटे के आसपास का टाइम, 1 घंटा 20 मिनट से 1.5 घंटे के आसपास का टाइम लग चुका होगा इतना करने में, क्योंकि स्टार्ट में पेपर में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। तो आप कोशिश करना कि 1 घंटा 20 मिनट हो यहाँ पे, ये ट्राई करना कि आपका 1 घंटा 20 मिनट तक ही जाए, इससे ऊपर ना जाए, लेकिन फिर भी 1 घंटा 30 मिनट तक होगा। तो यहाँ पे आपको 35 से 40 मिनट का अपना मार्जिन मान के चलना है, फिर अपने एमसीक्यू उठाने हैं, ताकि आपको मिनिमम 45 मिनट्स तो चाहिए ही चाहिए फॉर द रेस्ट रिमेनिंग 2 क्वेश्चन। क्यों?
सर इसमें इतना कम क्यों क्यों क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आते होते तो वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे होते। इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आपको पता है कि नहीं आता। क्यों? मान लीजिए आपको एक का सिर्फ ए और बी पार्ट आता है, दूसरे का ए और सी पार्ट आता है। आपको पता है आपको एक क्वेश्चन उसका भी नहीं आता, उसका भी नहीं आता, बनाना ही पड़ेगा। अगर ऐसी वाली सिचुएशन है ही है तो मान के चलो कि आराम से आपके पास 22-22 मिनट बहुत है दो क्वेश्चन करने के लिए। इसका मतलब आपको इसके अंदर दो क्वेश्चन में इतना ही टाइम चाहिए, और मुझे पता है आप ये वाला क्वेश्चन दोबारा से 18-18 मिनट में ही कर लोगे, क्योंकि दो ही पार्ट सॉल्व करने हैं, तो ये 36 होगा। तो 9 मिनट के आसपास का आपको बफर आपको यहाँ 10 मिनट का मिल जाएगा। तब आप इन दो क्वेश्चन के बारे में जो मर्जी लिख के आ सकते हो, क्रिएटिव हो जाना और जितना आता हो लिख देना। जितना भी लिख पाओगे, चाहे एक पेज भरने में 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट मैंने आपको दे दिए, दो क्वेश्चन आप लिख सकते हो, बट कैसे लिखोगे क्या आता होगा उसको भगवान भरोसे छोड़ देना, बस लिखाना खाली मत छोड़ के आना। तो ये आपका टाइम है। यही आपने अगर इसको एक और यहाँ पे भी लिया तो फिर आपका ये वाला टाइम कम हो जाता है। वो सिर्फ उस सिचुएशन में लेना अगर पता है कि एक क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता, उसमें टाइम पास करना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप अपना 1 घंटा लो आराम से, क्योंकि वो 30 मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तब उस वाली सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, डेफिनेटली यूज कर सकते हो 30 मार्क्स को, एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड विद दैट। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच रहनी चाहिए जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है अपना। और डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप ये मीड में लेके आओगे एमसीक्यूज, तब उसका बेनिफिट एक और होता है। पता है, जब हम पेपर करने लगते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारे को सारे कंसेप्ट एक बार फिर से हमारी आंखों के आगे आने लग जाते हैं, क्योंकि हमें सोचना पड़ता है। जब हम सोचने लगते हैं, हम उसके अंदर चले जाते हैं सब्जेक्ट के अंदर। स्टार्टिंग में हम उस सब्जेक्ट के अंदर उतना नहीं होते, क्योंकि हम इतना ज्यादा पढ़ के आ रहे होते हैं, पहले ही दिमाग इतना वो रखा था, ऊपर से एमसीक्यूज आ जाए, फिर बारीक सोचना पड़े, टाइम लगता है। तो टेक अ पॉज, पहले जाइए अपने अच्छे से प्यारे से जो क्वेश्चन आपको पक्का दिख रहा है सामने, यार ये तो हुआ है, मैंने पढ़ा था, वो जाके सॉल्व करिए। व्हेन यू इंडल्ज विद दैट सब्जेक्ट, ठीक है, कन्वर्सेशंस को कंफर्टेबल करने के बाद ना, हमेशा बातें अच्छी अच्छी दूसरी बातें शुरू की जाती है। पहले तो अपने आप को क्या करिए, कंफर्टेबल बनाइए। जब कंफर्टेबल हो जाए एक सवा घंटे के आसपास, उसके बाद अपने 45 मिनट्स लीजिए, और 2 घंटे में अपने एमसीक्यूज प्लस 3 क्वेश्चन, ये आपका टारगेट है। जब इतना हो जाएगा तो आपको पता होगा सर आधा आधा घंटा पड़ा है, दो क्वेश्चन पढ़े हैं, वी आर गुड टू गो सर, हो जाएगा आराम से, 30 मिनट्स आर इनफ। और अगर आपने 20 मिनट ज्यादा भी ले लिए ऊपर तो भी कोई बात नहीं, आप बोलोगे सर वैसे भी नहीं आते वो दो क्वेश्चन में एक पार्ट, तो 20-20 मिनट्स आर इनफ। तो अगर आपने लेस में 2.5 घंटा ले लिया, आधा घंटा बचे, तो आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन तो पूरा ही नहीं आता, तो चलो एक ही क्वेश्चन बचा, उसके लिए 30 मिनट्स आर इनफ। तो इन एवरी सिचुएशन यू विल हैव सम पॉजिटिव विद यू। ठीक है, तो इस तरीके से अपने ऑडिट को क्या करना है आप लोगों ने प्लान करना है। जब ये कर लोगे तो अपने आप आपका ऑडिट लिए टाइम भी खत्म भी हो जाएगा, और कुछ ऐसा भी नहीं होगा जो आपका छूट जाए। तो दिस शुड बी योर फर्स्ट अप्रोच। ठीक है सर, ऊपर कर दो जैसे नंबर वैसे कंटेंट। सर 3 आवर्स से मिलाते हैं इंटरमीडिएट में भी? मैं समझा नहीं दीदी, क्या बोलना चाहते हो? 3 आवर्स से मिलाते हैं है ना इंटरमीडिएट में भी? सॉरी आई डिडंट गेट दैट, अगर आपने कुछ लिखा है मैं नहीं समझ पाया। सर स्टार्टिंग में एमसीक्यू आते हैं या मीडियल में? देखो एमसीक्यू तो आपको अलग से शीट मिलती है, उसकी अलग मिलेगा। एमसीक्यूज वाला आपको, उसको जब भी आपने यूज करना है आप उसे तब यूज कर सकते हो। पहले 15 मिनट के टाइम पे आपको वो नहीं मिलते खोलने को, तब नॉर्मल पेपर मिलता है, बाद में मिल जाएगा पेपर स्टार्ट होने पे। तो आप उस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, जब मर्जी, आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं है आपको स्टार्टिंग में करने हैं। वेन एवर यू वांट टू डू दैट यू कैन। सर जिस तरह आपने डिफरेंट एंटिटी वाले चैप्टर में बताया कि 14 मार्क्स नहीं, क्या क्या करना है इंस्टेड ऑफ फुल चैप्टर, इस तरह आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर का भी बता दो। इंस्टेड उस चैप्टर को पूरा छोड़ दो, इससे अच्छा है कुछ टॉपिक कर लो। देखो, मैं ये कर सकता हूँ कि डेफिनेटली कुछ ऐसे एरियाज, ग्रे एरियाज को हम ले सकते हैं, जो एरियाज के ऊपर मतलब टेक्निकली पेपर आ जाता है और थोड़े डिफिकल्ट होते हैं याद करने, उनको हम, ताकि थोड़ा बेटर ए अप्रोच से जाएं। हाँ, उस वाले चैप्टर की एक अच्छा चीज है, उसको हम एबीसी एनालिसिस में बांट सकते हैं, कि पहले ये टॉपिक्स कर लीजिए, ये हो जाए, टाइम बचा है तो बी कर लीजिए, वो भी अगर हो जाए तो सी कर लीजिए, दिस कैन बी डन। तो मैं, जो मैंने आपको लिस्ट बोला था, एक ऊपर दूंगा डिफरेंट एंटिटी वाली, तो उसके साथ में मैं एक ये वाली लिस्ट पे भी काम कर दूंगा, ये वाली लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा विद इन सम टाइम। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि उस वाले चैप्टर्स के एबीसी कैटेगरी कौन सी है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, यू कैन से दैट, वो मिल जाएंगे आपको उस चैप्टर के। ठीक है, ये मेरा काम है, आई विल डू दैट। या फिर इंस्टेड उस चैप्टर को पूरा छोड़ दूं? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा ऐसा। क्यों नहीं बोलूंगा? मैं किसी भी चैप्टर को पूरा छोड़ने को मना क्यों करता हूँ? वो इसलिए मना करता हूँ क्योंकि उससे पता क्या खराब होता है। अब ये सोचो, किसी चैप्टर का अगर एक ही क्वेश्चन आना है, अगर हम हमने ऊपर देखा किसी भी चैप्टर में से ऐसा नहीं हो रहा कि एक क्वेश्चन आए, दो क्वेश्चन, तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं 8 से 10, 6 से 8 नंबर, 10 नंबर का तो पेपर हर कोई बन सकता है, क्योंकि इतनी तो वेटेज रखते हैं, 11 तो चैप्टर है। इसलिए ना, आपको किसी क्वेश्चन का बी, किसी क्वेश्चन का सी, वो आपको मिलेगा। कभी भी एक एक चैप्टर एक क्वेश्चन में तो एग्जिस्ट नहीं करता होगा, वो आपके दो क्वेश्चन खराब कर जाएगा पेपर में। आपको यही चॉइस करनी मुश्किल हो जाएगी कि मुझे छोड़ना कौन सा है, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आता, इसमें भी क्वेश्चन है मुझे नहीं आता। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि डू नॉट लीव कंप्लीटली।
एटलीस्ट उतना पढ़ लीजिए कि किसी एक का कोई एक क्वेश्चन को थोड़ा आइडिया हो कि हाँ यार ये वाला फिर भी पता है, इसको लिख लूंगा, ये तो बिल्कुल नहीं पता ना, इसको छोड़ देता हूँ। तो रेदर देन लीविंग कंप्लीट चैप्टर, इट्स नॉट एडवाइजेबल मेरी तरफ से तो कभी भी नहीं कि आप पूरा चैप्टर छोड़ के जाइए। हाँ, आप कुछ टॉपिक छोड़ के जाना चाहते हैं उस चैप्टर में से जो आपको नहीं समझ आए, बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस है, आप छोड़ के चले जाइए, बट एटलीस्ट उसको जीरो पे मत लेके जाना कभी भी। 20%, 30%, 40%, वट एवर परसेंटेज यू कैन कवर, प्लीज कवर दैट। हाँ, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर कर लो, कहीं से आपको लिस्ट मिलती है तो वैसे कवर कर लो, जो भी आपको लगता है, मतलब एमसी आपने आरटीपीज एमटीपीज में से आपको कोई क्वेश्चन नजर आ रहे हैं उस चैप्टर के, एटलीस्ट उतने कर लो। मतलब माय पॉइंट इज, डोंट लीव इट टू जीरो, ठीक है, जीरो मत करना उसको, जीरो से अबव रखना, कितनी भी परसेंटेज आप लोग रख सकते हो। सर कोई भी सब्जेक्ट में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग जैसा कुछ नहीं होता। जब हम अपना यहाँ पे पहुंच जाते हैं इंटर्स और फाइनल्स में, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल। ठीक है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली आपकी। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? अभी तक तो मेरे पास जितने क्वेश्चन थे मुझे लगता है मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपके ले लिए हैं, आपको मैंने समझा दिया क्या चेंजेस हैं। उसके अलावा हमारा जो मोटिव था उसके अंदर से हमारा कुछ मिसिंग है? हाँ, मेरा एक चीज जो दूसरी मेरे को इंपॉर्टेंट लगती है वो ये बताने वाली थी कि देखो इस टाइम पे देयर आर हाई चांसेस कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ। क्यों नहीं बोल रहा हूँ कंफर्म? क्योंकि अभी आईसीआई की तरफ से कहीं भी कुछ भी क्लियर नहीं आया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल सकता कि पक्का पक्का ऐसा होगा सर, पर मैं ऐसा जरूर बोल सकता हूँ कि जो आईसीआई की अप्रोच मुझे नजर आ रही है उस बेसिस पे मुझे ऐसा लग रहा है फॉर श्योर 100% दैट सम क्वेश्चन, वन और टू और मे बी कंपल्सरी क्वेश्चन कैन बी योर केस स्टडी क्वेश्चन। तो वहां पे आपकी केस स्टडीज आपको मिल सकती है रेदर देन अ डायरेक्ट क्वेश्चन। मेरा फोन पता नहीं कहाँ चला गया, चलो कोई बात नहीं। तो उस वाले केस में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि केस स्टडी आपको बहुत अच्छे से, केस स्टडी वाइज आपको क्वेश्चंस करके जाने की जरूरत है। ठीक है, अगर तो ऐसे ही कुछ निकाल देता है तब तो वही करने हैं, हमारे पास और कुछ नहीं है। अगर ऐसे ही कुछ नहीं निकालता है देन तो अलग बात है, फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम खुद ही अपने बेसिस पे ही कर सकते हैं, कोई हमारे को करवाने तो आने वाला नहीं है। तो मैंने कुछ टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने अपने बच्चों को केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन खुद ही ड्राफ्ट करके, मतलब मैं रियल लाइफ सिनेरियोज पे केस स्टडीज बनाता हूँ तो वो मैंने दी है उनको। ठीक है, तो मैं वो केस स्टडी टेस्ट की सीरीज भी निकालूंगा। और पर वो केस स्टडी टेस्ट की सीरीज फॉर श्योर आपके एग्जाम पर परस्पेक्टिव से नहीं, मतलब इसलिए कि पक्का वो ही आएगी ऐसे परस्पेक्टिव से नहीं है, जस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, जस्ट लाइक एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसको उस तरीके से करने का सोचना, क्योंकि हमें हर वर्ड्स के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इट्स अ न्यू सिलेबस, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें नहीं पता, आईसीए की तरफ से कहीं भी क्लियर गाइडलाइन नहीं है कि क्वेश्चन केस स्टडी आएगा या डायरेक्ट आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, फाइनल में क्लियर कर दिया उन्होंने कि केस स्टडीज ही आएंगी स्टैंडर्ड्स की, हमें नहीं बताया। अगर हमारा केस स्टडी बेस्ड कुछ आता है तो थोड़ा सा हमारे सोचना पड़ेगा कि उसके अंदर थोड़ा सा करने का तरीका उसको डिफरेंट होता है। तो वो वाली आप चाहो तो वो टेस्ट सीरीज आप कर सकते हो। टेस्ट सीरीज अभी आई थिंक फेब से शुरू हो जाएगी ऑडिट की, प्लीज उसको दे देना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उसको दे देना। ठीक है, वो आपको हेल्प ही करेगी, क्योंकि जो केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन होंगे मैं एक आधा ट्राई करूंगा, उसमें भी किसी किसी स्टैंडर्ड का डाल लूंगा, एमसीक्यूज भी डाल लूंगा, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि पेपर किस तरीके से हमारे को मिलने वाला है। और मैं थोड़ा मॉडरेट रखूंगा, इजी नहीं रखूंगा। ठीक है, क्योंकि आप मॉडरेट पढ़ के जाएंगे तो आप इजी भी कर पाएंगे और थोड़ा सा हैवी भी कर पाएंगे, ताकि हम पास हो जाए अगर हैवी पेपर आ जाता है तो इसलिए मॉडरेट टेस्ट सीरीज रहेगी, ना इजी रहेगी ना डिफिकल्ट रहेगी, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे एक छोटा सा रिवीजन का बैच होगा, जो सिर्फ और सिर्फ जो पिछले वाले बच्चे जो फेलियर, जिनको नहीं हो पाया क्लियर, या जो नहीं किसी रीजन की वजह से कर पाए, एग्रीगेट नहीं बना, या जिनके 40 के आसपास नंबर थे, वो मोस्ट प्रोबेबली मेरा सेकेंड वीक ऑफ फेब से शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा 11th के आसपास ये बैच खत्म हो रहा है। और उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, 30-35 क्लासेस मैक्सिमम बाय मिड मार्च तक का टारगेट रख के हम उसको खत्म करने वाले हैं। जल्दी जल्दी स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, इंटरलिंकिंग समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, लिंक करके आंसर करना कैसे करेंगे, उसके अंदर भी टेस्ट सीरीज फ्री है। अगर किसी को अलग से टेस्ट सीरीज नहीं देनी, रिवीजन ले रहा है, तो टेस्ट सीरीज विल बी पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो मैं पहले बता देता हूँ, आई थिंक उसकी कॉस्ट रहेगी 4000 या 4500, इंक्लूडिंग रिवीजन बैच प्लस टेस्ट सीरीज। ठीक है, उसके अंदर आपके 9-10 टेस्ट होंगे चैप्टर वाइज, और 2 से 3 टेस्ट होंगे फुल सिलेबस। तो वो आपके पास आपको क्लियरली मिलने वाली है। मैंने रेट अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है, आई थिंक पर 4500 के आसपास रहेगा, फॉर द ओनली फॉर द रीअपियरेंस। ठीक है, जो रीअपियर करने वाले हैं लोग उनके लिए ही ऑफर है, क्योंकि उनको मैं ज्यादा नहीं चाहता उनके ऊपर कोई बर्डन आए। बाकी अगर सबके लिए ऑफर करना हुआ और ज्यादा बच्चे हो गए तो वो वैसे भी कर देंगे, मतलब डिपेंड्स अपॉन इट। बट वो सेकंड वीक ऑफ फेब, मोस्ट प्रोबब्ली बाय 12th मंडे, 12th फेब को जो मंडे पड़ रहा है वहां से हमारा वो वाला बैच हो जाएगा शुरू। तो जिसको भी करना हो प्लीज पहले से बता देना, ताकि मैं टेस्ट सीरीज वगैरह के हिसाब से आपको बता दूं, फिर मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैं टेस्ट लूंगा, ताकि जैसे हमारा वो चैप्टर खत्म होता रहे एक टेस्ट में देता रहूंगा, आप उस टेस्ट को करते जाना, ताकि हम बर्डन में एक साथ इतने सारे टेस्ट में इकट्ठे कर लें। जो चैप्टर पढ़ा, आप लोगों ने टेस्ट दिया कोई भी किसी भी रात को, और अगले दिन फिर हमने कोई नया चैप्टर शुरू कर लिया। इस तरीके से
करेंगे उसको। फ्रेशर के लिए भी है, बिल्कुल है, जो फ्रेशर होगा उसको भी वो वाला बैच लगा सकते। देखो मैं, मेरी क्लियर अप्रोच है। स्टैंडर्ड में जैसे पढ़ाता हूँ, मेरे को स्टैंडर्ड्स के अंदर कोई बाइफरकेशन नहीं आती, ये फाइनल है सर, ये इंटर का स्टैंडर्ड है सर, ये मतलब इसमें इतना पढ़ना चाहिए। तो देखो स्टैंडर्ड इज अ स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता कि उसको मैं बाइफरकेट करके तोड़ पाऊँ, हाँ ये नहीं पढ़ना ये पढ़ना है, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड अपने आप में गाइडलाइंस है, हमें गाइडलाइंस पढ़नी है, पूरी गाइडलाइंस पता होंगी तभी अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो इसलिए स्टैंडर्ड जैसे भी, चाहे वो रिवीजन बैच हो चाहे कैसा भी, हाँ रिवीजन बैच में बस एक चीज होगी, हम ज्यादा चीजों को मैं रिपीटेटिव नहीं करूंगा और ज्यादा बड़े बड़े एग्जांपल्स क्रिएट करके नहीं दिखाऊंगा आपको, कहानियां नहीं सुनाऊंगा, वो सारा एरिया माइनस हो जाता है, तो हमारा थोड़ा टाइम बच जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे को उसमें हेल्प मिलेगी कि हमें क्या बढ़ेगा, मैं ऐसा समझाऊंगा कि हमारे को समझ भी आ जाए और हमें रिटेन भी रहे। तो हम वहाँ पे रिटेन पे काम करेंगे, साथ साथ पढ़ने के साथ साथ रिटेंशन पे। अगले हर बारी अगली क्लास से पहले तो 10-15 मिनट लगाया करेंगे और जल्दी से पिछला टॉपिक रिवाइज किया करेंगे, ताकि मैं जो दो चार क्वेश्चन पूछूंगा, अगर मुझे रिस्पॉन्स बढ़िया लगा तो अगले टॉपिक पे, नहीं बढ़िया लगा तो फिर से रिवीजन करने जाएंगे पहले उसकी। तो इस तरीके से अप्रोच रहेगी उस वाले बैच की। पर वो बैच थोड़ा सा फास्ट रहेगा, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे उसके लिए वो डिफिकल्ट रहेगा, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। हाँ समझ आ जाएगा, पर आपको खुद के साथ में फिर उसी टाइम मेरे बाद मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ही मैंने क्लास खत्म करी, यू हैव टू गो बैक एंड स्टडी। उतना टाइम अगर आप लेके आओगे तो वो बैच लगा लेना, वरना मत लगाना। ठीक है, तो ये वाला बैच, और वो टेस्ट सीरीज तो अपने आप में भी निकलेगी, वो भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी आपके पास। जो मेरे अभी वाले बैच वाले बच्चे हैं, उनके लिए फ्री है, उनको कुछ नहीं एक्स्ट्रा पे करना, दे हैव टू जस्ट गिव द एग्जाम्स। और उनके लिए रिवीजन बैच भी फ्री है, वो रिवीजन बैच में भी आ सकते हैं अगर आना चाहें तो। ठीक है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दे आर माई स्टूडेंट्स, तो दे विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इट टिल द एग्जाम्स। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा एनीथिंग लेफ्ट? किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है, किसी ने कुछ भी पूछना है तो मुझे बता दो। सारे हो गए मेरे को लग रहा है। फ्रेशर के लिए नहीं, नहीं है ना सर? फ्रेशर के लिए भी है, बिल्कुल है, फ्रेशर के लिए कोई मना नहीं है, फ्रेशर लगा सकते हैं। सर बुक कौन सी कंसीडर करें, ऐसे ही मॉड्यूल या अदर? या देखो ऐसे ही मॉड्यूल अपने आप में भी नए सिलेबस के लिए इनफ एंड सफिशिएंट है। बाकी मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर आपको किसी और के नोट्स फॉलो नहीं करने, तो एटलीस्ट मेरे जो स्टैंडर्ड वाले नोट्स हैं, आप प्लीज उन स्टैंडर्ड्स को जरूर यूज कर लेना। ठीक है, वो मेरे स्टैंडर्ड के नोट्स इसलिए अच्छे हैं क्योंकि उसमें पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट सिनेरियोस पे डेफिनेटली सब कुछ है, मतलब वो एक कैटेगरी बने हुए स्टैंडर्ड्स हैं। एटलीस्ट आपका अगर वो भी कवर हो गया, आप अपनी बुक से नहीं भी पढ़ पाए, तो 99% ऑफ द चांसेस कि आपका वो टॉपिक उस स्टैंडर्ड से कवर हो चुका होगा, कुछ ऐसा नहीं आएगा जो आपको नहीं आता होगा। ठीक है, तो आप वो स्टैंडर्ड के जो भी मेरे नोट स्टैंडर्ड्स के अवेलेबल हैं, वो फ्रीली आपको मिल जाएंगे, आपको इसके लिए कुछ पे भी नहीं करना है। आप उसको ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं आपको डाल दूंगा। 700 मिल जाएगी सीरीज, 300 मिल जाएगी सीरीज, 500 के भी अच्छे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 450 भी उसके अंदर है, वो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड आप यूज कर लेना, उसकी एक अलग से फाइल रख लेना, वो आपको हेल्प कर देंगे। अपनी बुक से पढ़ने से पहले मेरा स्टैंडर्ड पढ़ना, बुक में जाओगे तो सब कुछ आपको दिखेगा होता हुआ। आप ऐसा कर सकते हो, अदर देन दैट आपको मॉड्यूल के अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। बोथ ग्रुप्स के लिए कि सिंगल ग्रुप? सर बहुत मजा गाइडेंस दिया, थैंक यू। बोथ ग्रुप्स के लिए कि सिंगल ग्रुप? बोथ ग्रुप्स के लिए कि सिंगल ग्रुप, ये तो ऑडिट का क्वेश्चन नहीं है, बट मैं फिर भी ले लेता हूँ। देखिए यार, मैं आपको हमेशा ना, मैं किसी भी बंदे को ये बोलता हूँ, आप किसी की बातों पे मत जाना कभी, मैं भी इसमें से एक हूँ। एक टाइम होता है हर चीज को डिसाइड करने का, और वो टाइम मुझे लगता है आप ना, जिसको भी जाना है या जिसको भी पढ़ा है, एक तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास 100 के आसपास बचे हैं मोटा मोटा। अगर हमारे एग्जाम एक्सटेंड नहीं होते तो एक्सटेंड हो जाते हैं, जो मुझे लगता है 20 एक दिन, तो 120 दिन के आसपास पड़े हैं। तो उस बेसिस पे ना मुझे लगता है अभी सही टाइम नहीं है उसको डिसाइड करने का, कि आप फर्स्ट ग्रुप की तरफ जाओ या सिंगल सेकंड ग्रुप की तरफ जाओ। आप क्या करिए, आपने अगर पहले पढ़ा है, आप अपनी को यहाँ से पढ़ना शुरू करिए। अगर मैं आज के दिन से मानूं या जब से भी आप पढ़ रहे हैं, टिल यू विल रीच अराउंड 20th ऑफ फेब, 20 फेब के आसपास आप पहुंचेंगे ना, उस दिन आपको एक बार पीछे मुड़ के देखना है। आप 20 फेब के आसपास जाके खड़े हो जाइए, उस पोजीशन पे जाके, उस दिन तक आपका जो भी प्लान है पढ़ने का वैसे ही पढ़िए। अगर आपने एक ग्रुप पढ़ना है, आप एक ग्रुप की तरफ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ग्रुप पढ़ने वाले का माइंडसेट से पढ़ रहे हो तो वो पढ़िए। बट हर बच्चे को बोल रहा हूँ, जिसने डिसाइड कर भी लिया उसको भी समझा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी रैश डिसीजन आपको क्या ले जाते हैं और 6 महीने आगे ले जाते हैं, मत करना। 20-25 फेब के आसपास जाना, खड़े होना, पीछे मुड़ना, और एक बार अपने आप को एक बार देखना कि आपने कितना बढ़िया काम किया। अगर आपको लगता है कि आपने जो काम किया वो मैक्सिमम ऑफ योर विल था, कि आप जितना कर सकते थे आप उतना ही पढ़े हो, वेरी गुड। अगर आपको लगता है उसमें आपने जितने टारगेट्स बनाए आपने अचीव करे, वेरी गुड। देन तो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव आप जिससे काम कर रहे हो उसी को करते जाइए। अगर आपने एक डिसाइड कर रखा है एक, आपने जो दो डिसाइड कर रखे हैं दो, चलिए बिल्कुल, अगर आपके पास ये सारे आंसर्स ये सारे हैं तो। लेकिन अगर आप 20 के आसपास खड़े होते हैं और आप वापस मुड़ के देखते हैं और आपको ये नजर आता है कि यार मुझे नहीं लगता कि सिलेबस हो भी पाएगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मैं दोनों ग्रुप्स के लिए मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगा, ये वाली फीलिंग आपको अपने आप से खुद आएगी। मेरे से कोई टीचर से लेने की जरूरत नहीं है। आपको असलियत आपके अंदर से आवाज आने लग जाती है कि नहीं, नहीं होगा। अगर वो नहीं हो रहा, डन, उसी टाइम पे स्विच करिए सिंगल ग्रुप पे जिसकी ज्यादा प्रिपरेशन है। ठीक है, ये हर बच्चे को बता रहा हूं मैं,
कि ये वाली चीज को इस तरीके से आप लोग यूज करना, और आप अपने सेल्फ डिसीजन खुद लेंगे तो बेटर अप्रोच से भागेंगे आगे। उस दिन आपको पता चल जाएगा अब मेरे पास बचते हैं 70 दिन और बचता है एक ग्रुप, नाउ आई हैव टू प्लान। तब आपकी एक नई कहानी शुरू हो जाती है। अगर आपको लगता है आंसर यस है मेरा, मैंने बढ़िया कर लिया, या ठीक है अगर 100% होता था 100 तो नहीं पर 80% तक मैं पहुंच गया हूँ, आप सही जा रहे हैं, आप जाते जाइए, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। बैच का पूछ रही हूँ कि वो बोथ ग्रुप का है। जो बैच है वो जो बैच है मेरा जो ऑडिट वाला, वो रिवीजन का ऑडिट के लिए है। मतलब इसमें मैं बोथ ग्रुप समझ नहीं पाया, मतलब मुझे ऑडिट कब से बोथ ग्रुप्स हो गया? ऑडिट सेकंड ग्रुप में ही आता है। सिर्फ ऑडिट की बात हो रही है रिधि, इन केस अगर आपको लग रहा है जो रिवीजन बैच है वो ऑडिट का जो बैच होगा, ऑडिट वाले सब्जेक्ट का सिर्फ, दैट विल बी स्टार्टेड दैट। हाँ, मतलब और सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट हो रहे होंगे। ठीक है, वो मतलब आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब साहिल और अपना अनाहिता से, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इट। सबके पास रिवीजन होगा, मतलब मेरा रिवीजन शुरू हो जाएगा, मैंने रिवीजन करानी है, मैंने अपने बच्चों को तो करानी है, तो आई विल ऑलवेज वेलकम यू ऑल, इफ यू वांट टू ज्वाइन ज्वाइन। ऑडिट में फेल नहीं होना है, किसी को भी डर लग रहा है ना कि मैं ऑडिट में फेल हो सकता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं हाईली चार्ज नहीं हूँ, किसी को फाइनेंशियल इशू है प्लीज आके कंसल्ट कर लीजिए, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर अ कॉन्वर्सेशन। क्लियर कट अपनी बात को रखिए मेरे सामने, और मैं आपको उसके उसके बिल्कुल क्लियर कट आंसर आप मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं बता दूंगा कि बच्चा ये हो सकता है या बच्चा नहीं, मैं इतना मैनेज नहीं कर पाऊंगा। यू विल गेट अ क्लियर आंसर फ्रॉम मी। अदरवाइज मैं आपको क्या गाइड करूंगा, मैं आपको फिर उसके बाद अप्रोच बताऊंगा। अगर मेरा आंसर आपके पास ना जाता है तो मैं आपको ना के साथ में प्लस में बहुत कुछ देने वाला हूं। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पढ़, कहाँ से पढ़, कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है तेरे को, सब बता दूंगा, कौन से नोट्स ले, क्या करना है तेरे को। अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी है ना मन में, देखो हम लोग जो टीचर्स होते हैं ना, आपके कंसर्न्स के लिए बैठे होते हैं, हमारे को कुछ नहीं करना, हमें सुनना है बच्चा कुछ आके मुझे बस बोले। ठीक है, मैं रेडी हूँ आपको बताने के लिए, बट आप हमें पूछने के लिए एक बार एक फोन तो उठाइए। आपको लगता है, टाइम मत वेस्ट करिए, बैठे मत रहिए, सोचते मत रहिए, उससे अपनी पढ़ाई भी इफेक्ट करेंगे। फोन उठाओ सीधा, सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा सर, मैं क्या करूँ, क्लियर। ठीक है, अगर पेपर पास करना है और टीचर के ऊपर अपन भरोसा करें, देखो मैं हमेशा अपनी लाइफ में एक चीज मानता हूँ, अगर आपने एक टीचर चुना है ना, आंखें मीच के ना, जब तक आपको लगे कि मैं अब बस हो गया, मेरे मैंने पढ़ना ही नहीं है कभी, उस दिन तक उस टीचर पे ना आप बीच में भरोसा करना। मैं ब्रिजभूषण सर को मानता हूँ, सीए, अगर किसी को चंडीगढ़ से होकर भी मानते हैं। मैं जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी, ठीक है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मेरी कॉर्पोरेट लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, फोन उठाए सीधा, सर ऐसे ऐसे हो रहा है सर, क्या करूं सर, समझ नहीं आ रहा। एवरीबडी नीड्स अ टीचर। ठीक है, अगर आई यू गो फॉर समवन, यू कैन कम टू मी। ठीक है, वो मुझे यही सिखाता है कि शौर्य अगर मैं तेरे काम आ रहा हूँ, मैं तेरे से एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि तू किसी के काम आई हो। आई एम देयर फॉर यू ऑल। ठीक है, हो सकता है हमारी उस पर्टिकुलर टाइम पे बात ना हो, जो उसे ट्राई भी करते हैं, मैं कभी कभी फोन नहीं उठा पाता, एक दो दिन बाद बात होती है, बट ट्रस्ट मी आई कम बैक टू यू। ठीक है, मुझे पता है अभी टाइम थोड़ा दूर है, इसलिए मैं टाइम ले लेता हूँ। जब मुझे पता चलेगा टाइम बहुत क्रूशियल स्टेज पे खड़ा है, मैं आपको 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर बैक कॉल भी करूंगा। ठीक है, तो आई विल मैनेज माई टाइम अकॉर्डिंगली। बट आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप मुझे फोन करना चाहते हैं, फोन करिए कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है, ना सोचने की आपको जरूरत है इसके बारे में। ठीक है, तो ये सब काम कर लीजिए। अगर कोई भी अभी भी स्टिल आपको डाउट लगता है तो मुझे उसके बाद बता देना, उसके बाद हम उसे टॉपिक कवर कर लेंगे। जो मेरे पे ओपन पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने बोले, जिस जिसको भी मैंने बताया, अनुज रिद्धि का जो भी ओपन पॉइंट्स थे, वो प्लीज आप मुझे ग्रुप में, वही वाले ग्रुप में जो हमारा मेंटोरशिप वाला है, वहां पे आप मुझे @ करके टैग करके उन पॉइंट्स को वहां पे लिख के छोड़ दीजिए कि मुझे आपको क्या प्रोवाइड करना है, एंड आई विल कम बैक टू यू। ठीक है, टेस्ट पे काम चल रहा है, टेस्ट सीरीज मिलेगी, अच्छे टेस्ट होंगे, दोगे तो काम आएगा। उसके बाद हम एक बारी एमसीक्यूज और जो हमारी आरटीपीज एमटीपीज आ जाएंगी, एक बारी हम उसके लिए सेशन रखेंगे, फ्री सेशन होंगे, उसको डिस्कस करेंगे पूरी एमटीपी आरटीपी को, कि क्या क्या क्वेश्चन आए और कैसे कैसे करना है। उससे हमें पता भी चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन हमारे को पेपर में मिलने वाले हैं। वो 2 सेशन आप लोग लगा सकते हैं, आपको हेल्प करेंगे। 1 1.5 घंटे का सेशन रखेंगे, जल्दी से एमटीपी आरटीपी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा मेरे जो नोट्स हैं उससे रिलेटेड मैं जितने मैक्सिमम नोट्स होंगे आप लोगों को इशू कर दूंगा। वो आप लोगों को हेल्पिंग हैंड रहेंगे, आपको वो टाइम बचाएंगे 1.5 दिन पे, जब आपका लास्ट 1.5 डे होता है, उस पर आप मेरे नोट्स यूज करके अपना टाइम थोड़ा सेव कर सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूल का कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो मैं अपने बच्चों को गाइड करता हूँ, अपने नोट्स खुद बनाएं, अपने नोट्स को शॉर्ट खुद करें। अगर आप सारों के नहीं कर सकते, जो आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी मानते हैं ए, उसके एटलीस्ट नोट अपने पास रखें, छोटे क्रिस्प, ताकि आपको 1.5 दिन में टाइम बचे। ठीक है, एक कैटेगरी जल्दी कवर कर लोगे तो बी और सी को अच्छे से कवर कर पाओ। ठीक है, तो ये सारे लास्ट टेक्स थे। आई गेस वी आर गुड विद द सेशन, काफी लंबा हो गया, नहीं आई थिंक 2 सवा 2 घंटे का ही हुआ है, वी आर गुड। ठीक है, नाउ आई एम क्लोजिंग। अगर किसी के पास अभी भी कोई ओपन क्वेश्चन है, या कोई रुकना चाहता है मुझसे इसके बाद बात करना चाहता है, तो रुक सकता है। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है, दे कैन लीव। और कुछ भी होता है, आप मुझे पर्सनल मैसेज करना चाहें, मोस्ट वेलकम। आप मुझे ग्रुप में मैसेज करना चाहें, मोस्ट वेलकम। कोई और चीज रह गई है हमारी तरफ से मिसिंग, अगर आपको लगता है हमारे एजेंडा में होनी चाहिए थी, अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, वो भी मैं अभी क्लियर कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इज देयर समथिंग यू फाइंड इट मिसिंग?
तो मैंने आपको रेट बता दिया। मैंने डिसाइड कर रहा था, मेरे को बड़ा मुश्किल होता है यार, मैं ना चार्जेस लेना मेरी बस की वो चीज है नहीं। तो मैंने फिर भी बहुत सोच समझ के रखा है, मुझे नहीं पता मैंने सही रखा है, किसी को लगता है सर आपने ज्यादा रख लिया, या सर आपको इतना नहीं रखना चाहिए था, सर आपने आपने मतलब बहुत ज्यादा चार्ज करो, प्लीज यार मुझे बता देना। देखो मेरे को नहीं पता कितना रेट रखना है, मैंने थोड़ा बहुत मार्केट फॉलो करी, थोड़ा बहुत मैंने अपने हिसाब से सोचा कि मेरे बच्चों का भला हो जाए, तो मैंने इस अमाउंट पे मैं पहुंचा हूँ, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज। इफ समवन फाइंड्स इट मोर, प्लीज आप मुझे बता दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस विल बी द से ये हमारी अराउंड 12th ऑफ फेब से शुरू हो जाएगा बैच मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो आप इसको जो करना चाहता है कर सकता है, जो नहीं करना चाहता मोस्ट वेलकम, आप मेरे पास अपने डाउट्स लेके फिर भी आ सकते हैं। कोई चीज को प्रॉब्लम आ रही हो, स्क्रीनशॉट लीजिए, मार्क करिए अपना डाउट, नीचे क्वेश्चन लिखिए और मेरे को सेंड कर दीजिए, मेरे वॉइस नोट में आपको आपके पास उसका आंसर पहुंच जाएगा। ऑडिट रिलेटेड एनीथिंग यू फील वेर यू आर स्टक, आपको इतना सा काम करना है सिर्फ, फोटो लीजिए मेरे को भेजिए नीचे अपना, या वॉइस नोट में भेज दीजिए या लिख के भेज दीजिए, एंड आई विल कम अप विद द आंसर। ठीक है, दिस विल बी फ्रॉम माय साइड, और दिस इज डन, एवरीथिंग इज डन आई गेस। आपको ये में अगर किसी को शीट चाहिए होगी तो मैंने जो बनाई है वो मैं प्लस माइनस वाली वो शीट आपको शेयर कर दूंगा, इन केस यू आर लुकिंग फॉर दैट, तो वो आपको मिल जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को चाहिए हो ग्रुप में बता देना, मैं आपको वो वाली शीट भी दे दूंगा। ठीक है, चलिए फिर डन करते हैं। ऑल सेट, ये शीट किसी को चाहिए होगी तो मुझे बता देना। हाँ रिधिमा पूछ सकते हो आप, कोई भी डाउट पूछ लीजिए यार, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही डाउट होता है। जिसको जिसको नहीं रहना, मतलब जिसको लगता है कि अगर अब मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या मुझे चले जाना चाहिए, दे कैन लीव, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेशन इज कंप्लीट। तो मैं ऐसा करता हूँ, रिकॉर्डिंग भी बंद कर देता हूँ।